नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। आइए हम आपके लिए सीटेट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान के दो सेगमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, एक हिस्ट्री का और दूसरा जियोग्राफी का। आज हम जो है कि सामाजिक एवं नागरिक जीवन पर बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, उन सभी पहलुओं पर जो है नज़र दौड़ाते चलेंगे जहाँ जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 6, 7, 8 की जो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं नागरिक जीवन से संबंधित जो मैटर आपको जो है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उससे संबंधित बातें बताएंगे। और साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट भी हम आपको बताएंगे जो इससे रिलेटेड फैक्ट है, जो आप जो है कि नहीं कर पाते हो। और उसमें आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि जो भी बातें हम बताएंगे उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए ले चलेंगे। जितना फैक्ट आएगा फैक्ट भी बताएंगे। बाद में हम जो है कि वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, और जितने भी, देखो एक बात ये है कि बने रहो, और जितने लोग भी दोस्तों नए हो वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे वीडियो से यदि आपका 1 मार्क्स का भी फ़ायदा होता है तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो बिना देरी किए हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि थोड़ा सा जो है कि शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि बोरिंग टाइप है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट समझेंगे वैसे वैसे, क्योंकि आपको आदत पड़ी है वन लाइनर पढ़ने की। जितने भी सीटेट वाले हैं वन लाइनर पढ़ने की बिना कॉन्सेप्ट जाने हुए एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं, और जितना एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो लोग बाहर हो जाते हैं। और जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो यदि फैक्ट पढ़ के जाते हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है, अच्छे मार्क्स लाते हैं, परीक्षाएँ पास होती हैं। तो आप भी एक बार जो है कि एक बार कॉन्सेप्ट को सुन लो, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट आपके आसपास के ही कॉन्सेप्ट हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई विदेश से हम जो है कि रॉकेट साइंस घुसाएंगे इसमें। हाँ, आपके ही आसपास से जो है कि एग्जाम्पल लेंगे। इस नागरिक जीवन में स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो क्लास 6 में तो सबसे पहले विविधता वाला चैप्टर है, आप जानते हैं, उसको देखे हैं। तो बात होती है कि भारत में विविध संस्कृतियों का प्रभाव है, केवल बीते कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार जगह पर एक दूसरे जगह पर जाना रहा है। जब भी इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो अपनी संस्कृति को लेके जाता है। जैसे मान लो कि कोई भोजपुरी क्षेत्र का इंसान है, मुंबई चला गया सपोज दैट अपने परिवार सहित, तो अपनी संस्कृतियों को वो साथ लेके जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हाल ही में छठ पूजा बीती है, तो आप जानते हैं कि मुंबई में भी छठ पूजा मनाया जाने लगा। वो उनके संस्कृति का हिस्सा रहा। अपनी भाषाओं को लेके जाएगा, अपने गीतों को लेके जाएगा, अपने व्यंजनों को लेके जाएगा, फूड को लेके जाएगा। तो प्रवसन से या एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने से इंसान जो है कि कोई भी इंसान अपनी संस्कृतियों को लेके जाता है, और अपनी संस्कृति को वहाँ के लोगों की संस्कृति के साथ जो है कि घुल मिल जाने से वहाँ की संस्कृति काफ़ी रिच हो जाती है। तो मुंबई में दुनिया के हिंदुस्तान के हर जगह से लोग जाके इकट्ठे होते हैं, तो यानी कि वहाँ की संस्कृति जो है कि काफ़ी रिच मानी जाएगी। गांव की संस्कृति आपको एक समान दिखती है, किसी एक गांव की पर्टिकुलर, और उसके बगल गांव की एक पर्टिकुलर दिखती है। उसका कारण है कि सभी लोग लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, उनकी भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा एक जैसा दिखता है। विविधता की बात में केवल बच्चों जो है कि ये सांस्कृतिक विविधता की बात हम नहीं कर सकते हैं। जगह भौगोलिक विविधता की बात करोगे तो कहीं पे हिंदुस्तान में पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है। आप जानते ही हैं, मैदानों की अलग संस्कृति है, पहाड़ों की अलग संस्कृति है, पहाड़ों के अलग गीत गाने और पहनावे आप देखे होंगे। हाँ, हिमाचल वाली टोपी आप जानते ही हैं। तो संस्कृतियाँ विविधता में सामाजिक विविधता आ जाएगी। सांस्कृतिक सामाजिक के अंतर्गत ही सांस्कृतिक विविधता आती है बच्चों, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो और अगर हम बात कर लेंगे स्थलाकृतिक विविधता में, तो कहीं पहाड़ हैं तो कहीं पर्वत हैं। पहाड़ों का जीवन कैसा होता है वो आप जानते ही हो। तो घुल मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे, मतलब घुल मिल के एक दूसरे के साथ रहते हैं हम, और एक दूसरे के रीति रिवाज और जो है कि परंपराओं को जो है फॉलो करने लगते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का रेफरेंस यहाँ पे दिया था एनसीईआरटी में। उसमें ये कहा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी आप जानते हो बच्चों। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये बात थी कि पंजाब के दो नेता थे, बड़े नेता थे, एक डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू थे। जो अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट, काला कानून पास किया था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने जो है कि आंदोलन चलाया। तो अंग्रेज़ों ने जो है कि डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू को जो है कि जेल में बंद कर दिया था, जिसके विरोध में पंजाब के हर भाषा, हर संस्कृति को फॉलो करने वाले, हर जाति, हर धर्म के लोग जो है कि इकट्ठा हुए जलियांवाले बाग में। जयली नामक व्यक्ति का वह बाग था, आप जानते हैं। हंसराज नामक एक व्यक्ति था बच्चों, उसने जो है कि इसकी मुखबिरी कर दी अंग्रेज़ों से कि यहाँ इतनी बड़ी सभा होने वाली है। और उस पूरे पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था ओ डायर। जो पंजाब का गवर्नर था बच्चों उसका नाम था ओ डायर। और जो वहाँ पे पहुँचा
हाँ, सेना का अधिकारी, उसका नाम था आर डायर। हाँ, वो डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि तुम जाओ वहाँ पे स्थिति को संभालो। ये वहाँ पे गया, स्थिति को संभाला ही नहीं बल्कि हमारे हमारे देश के हजारों नागरिकों के ऊपर गोलियां उसने चलवाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। 1000-2000 लोगों की मौत हुई। आप जानते हैं उसके बाद देश में क्या प्रकृति प्रतिक्रिया हुई। आप जानते हैं कि उस समय बड़े जो नामी गिरामी जो नेता थे उसमें महात्मा गांधी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा मिली हुई नाइटहुड की उपाधि जो है आपको पता है वापस कर दी। गांधी ने इस बात की कड़ी आलोचना की। बाद में जो है कि अंग्रेजों ने एक कमेटी बैठाई कि नहीं सच में इसमें कितने लोग मारे गए हैं, तो उसकी कमेटी में साफ सुथरा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लेकिन गांधी, नेहरू और एक व्यक्ति की कमेटी बैठी थी जिसमें ये निर्णय निकला कि नहीं कि इन्होंने जो है कि बहुत गलत किया अंग्रेजों ने। और फिर इसी से गुस्सा होकर आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। हाँ, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। तो ये सारी कहानी है। तो इसमें ये बताया गया था कि अमृतसर में क्या हुआ, जलियांवाला में हमारी विविधता, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गीतों के माध्यम से हमारी विविधता को एक किया जा रहा था। हाँ, हमारी एकता बनाने के लिए, हमारी इतनी समृद्ध विविधता है, हिंदुस्तान इतनी विविध कंट्री कहीं नहीं है बच्चों। यहाँ पे आप देखोगे कि हजारों धर्म, हजारों जो है कि भाषाएं, हाँ लाखों भाषाएं, हजारों धर्म, हजारों जातियाँ एक साथ मिलजुल के रहती हैं और एक यूनाइट होकर काम करने का काम करती है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में भारत एक खोज जनी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है बल्कि यह बहुत ही गहरी चीज़ है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास हैं, प्रथाएं हैं, को मानने वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी वो एक होते हैं। हाँ, यह नेहरू जिन्होंने भारत के विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। तो अनेकता होते हुए, अनेकता का मतलब है कि विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय को होते हुए, आप देखते हो ना जैसे इंडिया का क्रिकेट मैच आता है तो हाँ, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग एक साथ बैठ के जो है कि इस बात का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से टीम इंडिया मैच जीत जाए और सूर्य कुमार यादव की टीम जो है दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाए, या आने वाले विश्व कप में हम जीत जाएं। मतलब वहाँ आपको अनेकता होते हुए भी एकता दिखेगी, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग। और जैसे ही मैच ख़त्म होगा आप देखोगे तो सभी लोग फिर उसी मूड में आ जाएंगे कि उस अनेकता को वो जो है कि अनेकता में ही बदल देते हैं। यानी कहते हैं कि वो फला कास्ट का है, ये फला धर्म का है, उससे दूर रहो, उससे मत बातें करो। लेकिन जैसे ही देश की बात आती है सभी लोग एक हो जाते हैं। तो उसी प्रकार आज़ादी के दौरान बच्चों यही हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अपराष्ट्रगान में आप देखोगे कि भारत की एकता पर ही एक अभिव्यक्त है। ये पूरी भारत की एकता को बताया गया है, पूरे भारत को अभिव्यक्त किया गया है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, अगर आप को इसको अपने शब्दों में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे। आप जानते हैं, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। पंजाब की बात है, सिंध क्षेत्र की बात है, सिंध जो आज पाकिस्तान में है। यानी उस समय जो जानते हैं आपकी 1947 से पहले ये राष्ट्रगान लिखा गया था। तो पूरी पाकिस्तान और जो आज का बांग्लादेश है, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बच्चों, ये पूरा होल इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा था। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात बात है, मराठों की बात है। हाँ, द्राविड़, उत्कल, बंग। द्राविड़ का मतलब पूरे साउथ इंडिया की बात है, उत्कल का मतलब उड़ीसा की बात है, बंग का मतलब बंगाल की बात है। सोचो, पूरा देश को समाहित किया। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, यानी विंध्य की पहाड़ियों की बात है, हिमाचल की बात है, यमुना और गंगा दो अपनी महान नदियों की बात है। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। उच्छली, जलधि, तरंग। जलधि का मतलब होता है बच्चों समुद्र, जिसके आप जानते हैं अगर द लग जाए तो बादल हो जाता है, ध लग जाए तो समुद्र हो जाता है। हाँ, तब शुभ नामे जागे, सबके नाम से जो है कि बात की रही है। तो ये अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको राष्ट्रगान याद होना चाहिए, राष्ट्रगान की जो व्याख्या आपको आनी चाहिए। और जिन लोगों को राष्ट्रगान आ रहा है वो प्लीज़ करके इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। जिनको नहीं राष्ट्रगान आ रहा है वो अपना क्या करेंगे कि राष्ट्रगान को पहले लर्न करने, याद कर ले बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। विविधता की बात होगी तो आपको सब राष्ट्रगान में विविधता दिखेगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, समझे। देखो, वन लाइनर क्वेश्चन अब तक आप पढ़ते आ रहे थे सीटेट के लिए, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। मैं एवरेज और लोअर बच्चों की बात कर रहा हूँ। यदि आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल जो है कि पढ़ाई करनी होगी। फैक्ट के बारे में हम बताएंगे, वन लाइनर फैक्ट आएगा आपके सामने, भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ध्यान से देखिए, इधर उधर मत करिए, ठीक है। देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसी विविधता को दिखाने के लिए एनसीईआरटी ने जो है कि केरल का एग्जाम्पल लिया है, तो हमको भी यहाँ पे केरल का एग्जाम्पल लेना पड़ा है। केरल के बारे में पूरी कहानी, पिछली बार पेपर में आपने देखा होगा कि लद्दाख के बारे में जो है कि एक कहानी पूछ दिया था, लद्दाख के धर्म के बारे में आप जानते हो। हाँ, तो इस बार केरल और लद्दाख दोनों इस आपके सिलेबस में है, तो ये बाहर से नहीं दिया हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि लद्दाख के बारे में इतनी डेप्थ में जाने की क्या जरूरत थी, तो इसी क्लास 6 के चैप्टर से क्वेश्चन बनाया था। तो केरल के बारे में आप समझ लो। केरल बच्चों भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। अच्छा, दक्षिण पश्चिमी का नाम लिया है ना, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ने वाली है। अगर आप होल इंडिया का मैप आप देखोगे, सपोज दैट मान लो, हालांकि मैं मैप उतना अच्छा नहीं बना पाता लेकिन आता है बनाने। अगर आप मान लो होल इंडिया का मैप का लोगे ना, तो यहाँ पे मान लो उत्तर प्रदेश है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या बोलते हैं कि कर्नाटका आपके जो है कि उत्तर प्रदेश से किस दिशा में है। तो जहाँ से आपसे पूछेगा वहाँ आप प्लस का चिन्ह बनाएंगे। इधर आपका पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो ये बीच वाली जो डायरेक्शन है यानी कि पश्चिम और दक्षिण, यानी आप कहेंगे कि पश्चिम दक्षिण में है। इसीलिए केरल भी आपके पश्चिम दक्षिण में है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम के कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र है, आप जानते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ से पहाड़ियों से, पहाड़ियों का मतलब ये है ना कि बच्चों ये जो पश्चिमी घाट है, ये आपका पूरा पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में बसा कल केरल शहर है, यहाँ पे आके मिलता है, आप जानते हैं। पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अच्छा, ध्यान से सुनना ये कहानी पूरी। यहाँ पे क्या क्या मिलता था, यहाँ पे मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते थे। इन मसालों के कारण ही इस क्षेत्र में व्यापारियों का आना हुआ। और व्यापारी बच्चों, आप इस बात को समझ लो कि अरब आए, समझ रहे हैं, अरब आए, यूरोपी आए, हाँ बहुत सारे व्यापारी आए। पहले तो शुरू से 712 में आप जानते हैं कि अरबों का आक्रमण हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है हिंदुस्तान पे आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था। अच्छा, जो आता था वो अपनी संस्कृतियों को, अपने धर्म को, अपने रीति रिवाजों को, अपने खान पान को, अपनी विविधता लेके आता था। अपनी अपनी जो है कि सांस्कृतिक जो है कि विरासत लेके आता था। हमारी संस्कृति विरासत से जब वो मिलता था तो एक जो है कि एक नया जो है कि कॉकलेट तैयार होता था। तो इसलिए हमारी संस्कृतियाँ और रिच हो गई। तो आए सब, तो क्या हुआ, सबसे पहले अरबी आए, देखो यहाँ लिखा हुआ है गुड। यहूदी आए, व्यापारी आए, केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले भारत आए। भारत में बच्चों कहा जाता है, देखो यहाँ पे, हाँ, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है कि संत थॉमस को है। ये प्रश्न बन सकता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता, हाँ, तुगलक टाइम में इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले भारत आया, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय यहाँ उनकी जो है कि क्या है, बड़ी इज्जत थी। मुसलमान समुदाय की क्या थी, बहुत इज्जत थी। वास्को डिगामा फिर आया, आप जानते हैं, वो जहाज से जो है कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। बच्चों ये ध्यान देना है। कुछ लोग कहते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा था, नहीं, भारत पहले से ही था। ठीक है, भारत का इतिहास दुनिया में सभी इतिहासों से पुराना है। लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, वास्को डिगामा। ऐसी बात नहीं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की कि किस समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा जा सकता है। ठीक है, वो केप ऑफ गुड होते हुए यानी कि साउथ अफ्रीका के नीचे से आया। सुएज नहर जो आपकी है बच्चों, ये लास्ट में यहाँ 1869 के करीब कब शायद खोली गई, यहाँ 1869 के करीब ही शायद खोली गई। आप इसको फैक्ट चेक करना। तब न भारत की जो है कि दूरी यूरोप से 6000 किलोमीटर कम हुई। नहीं तो ये लोग अफ्रीका से ऐसे घूम के यहाँ इंडिया आते थे। ये इंडिया है बच्चों, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत के समुद्री रास्ता जाना। हाँ, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन्हीं सब के कारण केरल के लोग जो है कि केरल में इतनी ज़्यादा विविधता आपको देखने मिलती है। यहाँ यहूदी मिलेंगे, इस्लाम मिलेंगे, ईसाई आए हैं, हिंदू पहले ही से थे, बौद्ध बाद में, बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार हुआ तो बौद्ध भी। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किया जाता है वो चीनी जाल से हूबहू मिलते हैं। इन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, चीना चट्टी उसको कहते हैं। ये भी चीन शब्द की बात की ओर इशारा करता है। तो बात यहाँ पे है, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, तो ये उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण वहाँ की संस्कृतियाँ ऐसी है कि लोग चावल खाते हैं बच्चों।
लद्दाख के बारे में कहानी है, इसको आप सुन लो। लद्दाख के बारे में पिछली बार क्वेश्चन बना था, इस बार हो सकता है दूसरी तरह का क्वेश्चन बन जाए। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है और कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। यहाँ पे बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ पौधे उग पाते हैं बच्चों। पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ़ पर निर्भर हैं। गर्मी में जो बर्फ़ पिघलती है वही पानी इकट्ठा करके अपने जो है कि साल भर यूज करने का काम करते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊल मिलता है, और यह ऊन इतना कीमती है कि पश्मीना साल बड़ी महंगी होती है बच्चों। और लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और कश्मीर के व्यापारी पश्मीना साल की बुनाई करते हैं। सोच लो, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, छेना, मांस इत्यादि खाते हैं। परिवार में कुछ गाय, बकरी, याक इत्यादि का ये लोग पालन करते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। अच्छा, ये भी बात है कि रेगिस्तान था तो व्यापारी आए कि नहीं? नहीं आए थे। और लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता था क्योंकि कई घाटियां हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले में पहुंचा जा सकता है। लद्दाख से होके ही जाते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ इत्यादि लेकर ये लोग चलते थे और लद्दाख के रास्ते होकर गुजरते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। हाँ, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। यही प्रश्न पूछा था। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम से परिचय हुआ, आज से 400 साल पहले। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख के गानों, कविताओं बहुत ही समृद्ध और मौखिक संग्रह। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी, तो तिब्बत का जो ग्रंथ है उसको ध्यान देना। ग्रंथ का मतलब पुस्तक है, पवित्र चीज़ है। हाँ, ये केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। हाँ, उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है। हाँ, उस पर नाटक होता है, उस पर ये खेलते हैं। देखिए, ये पश्मीना शाल बुनती हुई औरत है। तो विभिन्न धर्मों की बात कर ले जाएंगे, धर्मों के बारे में हम बताएंगे बच्चों। और अभी हम जो है ना कि एक मैटर इसमें ऐड किए हैं कि किरेन रिजिजू गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उन्होंने बताया कि भारत की 8वीं अनुसूची हमारे संविधान में दिया है। 22 भाषाएं हैं जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, ये मणिपुरी, ये याद होना चाहिए, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत भी हमारी 22 भाषाओं में शामिल है। सिंधी भी शामिल है, ध्यान देना। आप कहोगे कि सिंध कहाँ है सर? ये नहीं, तो सिंधी भी हमारी 22 भाषाओं में शामिल है। तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो उर्दू भी है, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। हाँ, इनको अधिसूचित किया गया है ये। और इसके अलावा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 38 और भाषाओं की मांग चल रही है। इसमें भोजपुरी भी है, ठीक है, भोजपुरी भी है, बुंदेलखंडी की, छत्तीसगढ़ी की भी मांग चल रही है, समझ रहे हो। निकोबारी की भी मांग चल रही है जो निकोबार में बोली जाती है। राजस्थानी की भी मांग चल रही है कि भैया इतना समृद्ध भाषा है राजस्थानी में। देखो, एक बात और बता दूं कि कम से कम गृह मंत्रालय की भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, इसमें कुछ न कुछ आप समझ लो कि साहित्यिक रचनाएं होती हैं। जैसे उर्दू में कुछ न कुछ साहित्यिक रचनाएं, किताबें होती हैं, तब उनको शामिल किया गया है। बाकी इनमें बात ये हो रही कि भैया हमारी भी विरासत पुरानी है, हमारी भी भाषा को शामिल किया जाना चाहिए। और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने के लिए कोई नियम नहीं है बच्चों, वो सरकारें अपने हिसाब से जो है नियम तय करती हैं। 8वीं अनुसूची के बारे में बात करोगे तो अनुच्छेद 43, 343 से 351 तक की जो आधिकारिक भाषाओं से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 8वीं अनुसूची के बारे में आपको अवगत कराता है। ये संविधान के भाग 17 में है भाषाओं के बारे में चर्चा। 344 में संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा और इसी के द्वारा जो है कि भाषाओं को नामित किया जाएगा। 351 में हिंदी भाषा को विकास करने के लिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है। आधिकारिक भाषा में आप जानते हैं 22 भाषाओं को हमने पढ़ दिया। यहाँ पे आपकी 22 भाषाएं, इसको आप देखना। अच्छा, शुरू में 14 भाषाओं को ही संविधान में शामिल किया गया था प्रारंभ में, लेकिन 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। 1992 में बच्चों 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2004 में प्रभावी हुआ, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया। इस तरह से भारत में कुल 22 जो है कि
संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाएं हो गई। अच्छा, एक बात और है, कुछ भाषा की बात कर रहे हैं, विविधता की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी देख लें कि वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त, जिसमें शास्त्रों का लेखन और शास्त्रों की परंपरा बड़ी प्राचीन रही है। समझ रहे हो, हजारों 2000 साल से जिसमें जो है कि शास्त्रीय काम होते आ रहे हैं, शास्त्र लिखे आ रहे हैं, कविताएं कहानियां लिखी आ रही हैं, इतिहासों का वर्णन मिलता है, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। तो तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा दर्जा है, संस्कृत को भी है, कन्नड़ को है, हिंदी को नहीं है, ध्यान देना, तेलुगु को है, मलयालम को है, उड़िया को है, और ना ही अंग्रेजी को। हिंदी अंग्रेजी नहीं शामिल है बच्चों, संस्कृत शामिल है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, ये सब ये शास्त्रीय भाषाएं शामिल हैं। और भी शास्त्रीय भाषाओं पे चर्चा चल रही है, जिसके हाल में लेटेस्ट में तो बात करेंगे। कम से कम शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त होने के लिए 1500 से 2000 साल अधिक पुराना आपका जो है कि इतिहास होना चाहिए। कमेंट में आप ये बताइए कि अभी जो शास्त्रीय भाषा 1-2 और शायद बड़ी हैं, उसमें कौन कौन सी हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, अगर संस्कृति की बात हो ही रही है तो कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों की बात कर लिया जाए। अमूर्त का मतलब ये होता है बच्चों, जिसको हम अपने मन के भावों से, विचारों से समझते हैं, गुनगुनाते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उनको अमूर्त कहा जाता है। मूर्त का मतलब ऐसे है, कोई घर हो गया, मकान हो गया, पुल हो गया, पेड़ हो गया, कोई विरासत हो गई, जैसे ताजमहल हो गया, ये सब मूर्त विरासत हैं, सांस्कृतिक मूर्त विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जैसे संस्कृत, देखो यहाँ पे कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर अमूर्त है। हाँ, वैदिक जप की परंपरा, जपना, जैसे ओम नमः शिवाय आप जाप करते हैं, जप की बात। रामलीला का, रामायण का पारंपरिक दर्शन, ठीक है, देखते हैं, बस आंखों से महसूस करते हैं, आप कुछ लेके नहीं जाते हैं। हाँ, वो फिजिकली नहीं होता, दिख के फिर चला जाता है। फिर रम्मड़, भारत में गढ़वाल, हिमालय में धार्मिक उत्सव। छऊ नृत्य भी आपका जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत भी आपको शामिल है। मोदी एट्टू केरल का अनुष्ठान थिएटर, वो भी शामिल है। लद्दाख का बौद्ध जप, देख लो, ये भी जो है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। जम्मू और कश्मीर भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ भी किया जाता है, ये अमूर्त विरासत। मणिपुर का संकीर्तन कौन नहीं जानता बच्चों, जिसमें ढोलक बजाना और नृत्य करना शामिल है। जंडियाला गुरु पंजाब भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन का। नवरोज, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 2016 में पारसी धर्म का जो है कि त्यौहार शायद है। हाँ, और ये भी जो है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। योग को 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेला, हाँ, महाकुंभ लगने वाला 2025 में, जाइए। हाँ, इसको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। दुनिया भर की बजट पास हो रही है कुंभ के लिए, हमारे इलाहाबाद में है, मिलेंगे हम। कोलकाता दुर्गा पूजा जो है 2021 में, इलाहाबाद में, आइए, आपका स्वागत है। कोलकाता का दुर्गा पूजा भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। गुजरात का गरबा 2023 में सांस्कृतिक अमूर्त विरासत में ये शामिल किया गया बच्चों, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, त्योहारों की बात कर लें। अगर भारत की विविधता की बात कर ही ले, भारत की संस्कृति में आपने जो है कि भाषाओं को पढ़ा, आप जो है कि कुछ अमूर्त विरासतों को पढ़ा, तो कुछ त्योहारों को भी आप देख लो, क्योंकि त्यौहार भी पूछ देता है, पूछेगा ही, क्योंकि उसी का टर्म, उसी का ये खुलता हुआ एक धागा है, ठीक है। जो आप विविधता पढ़ रहे हैं ना, विविधता में यही सारी चीज़ें आती हैं। फिजिकल विविधता में तो आप आसानी से पहचान लोगे कि कौन सा क्षेत्र पहाड़ी है, कौन सा क्षेत्र मैदानी है, कौन सा क्षेत्र। जलवायु विविधता भी हमारे देश में होती है, जैसे कि कहीं पे कम वर्षा होती है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हाँ, इत्यादि के आधार पर जलवायु विविधता देखी जाती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जितना जो है कि समुद्र तटीय इलाका है, वहाँ पे आप सम जलवायु पाई जाती है, यानी कि साल भर आप एक चादर लेके बिता सकते हैं। ना आपको रजाई खरीदने की ज़रूरत है बच्चों, ना आपको जैकेट खरीदने की ज़रूरत है, ना तो आपको गर्मी के लिए कूलर और एसी लेना है। यदि आप महाराष्ट्र में के तटवर्ती इलाका, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा इत्यादि में रहते हो, तो ये सब सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यानी आप सम जलवायु में रहते हो। हाँ, और जैसे जैसे आप जो है कि क्या बोलते हैं कि समुद्र तट से दूर होते जाओगे, वैसे वैसे जलवायु की विविधता, यानी कि आपको ठंडी गर्मी का एहसास दोनों ज़्यादा पड़ेगा। तो भारतीय त्योहारों की सूची की यदि बच्चों हम बात करें, तो आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगादि, दक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या मनाया जाता है? रे, बुरी, बूट, मयोका, ड्री, पंगोटो, लोसर, मुरुंग, सोलांग, मोपिन और मोनपा उत्सव। ये बात बता रहा हूँ।
सीटेट एग्ज़ाम को आप हल्के में लोगे तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मैं एक क्लास 2 की बुक देख रहा था कल, जो है कि सीबीएसई बोर्ड की बुक थी बच्चों। उसके बारे में बता दूं कि उसमें 17-18 चैप्टर थे। उसमें एक चैप्टर था एयर और वाटर। एयर और वाटर में पूरे जो है कि विस्तृत रूप में दिया था कि किस प्रकार जो है कि एयर पोल्यूशन होता है। और एक बात उसमें ये लिखी थी कि किस प्रकार एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो है कि एयर पोल्यूशन होता है। बताइए क्लास 2 का बच्चा जो है कि कृषि गतिविधियों से कैसे पोल्यूशन होता है उसको कैसे समझाया जाए, वो कैसे समझा जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई और समझदारी और सिलेबस का लेवल इतना हाई हो चुका है कि जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं इसी को लेना है, क्योंकि अगर इस पर प्रश्न बन जाएगा तो फिर आप जो है कि टाँटा फिस हो जाएंगे। इस बात को समझिए। तो इसको आप जो है कि पढ़ने में समझने में आप कोताही मत बरतें। हाँ, नहीं तो फिर वन लाइनर जो आपको दिया जा रहा है सीटेट में, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो वन लाइनर दे रहे हैं, उनसे आप जाइए ले लीजिए मैटर, फिर बाद में कहेंगे कि सर हुआ नहीं कुछ। तो यहाँ पे आप बने रहिए, इसको आप समझिए। ये बोरिंग नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के एग्ज़ाम, आज हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम देता है वो और किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। असम की बात करेंगे तो अम्बुबाची मेला, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकाई, ये सारे त्यौहार हैं बच्चों। बिहार में छठ पूजा को कौन नहीं जानता, यही जन्मदाता है। छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा मनाया जाता है। गोवा का सनबर्न महोत्सव बहुत धूमधाम से होता है। लादेन मांडो गुजरात की नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण ये भी काफ़ी मशहूर जो है कि त्यौहार है वहाँ का। हिमाचल का राख दुमनी गोची महोत्सव, हरियाणा का बैसाखी महोत्सव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जम्मू और कश्मीर की हर नवमी, छड़ी, बहू मेला और दोस मोचो, ये जम्मू कश्मीर का है। जम्मू याद रखना चाहिए। झारखंड का करम महोत्सव, होली, रोहिणी, टूसू। कर्नाटक में मैसूर दशहरा, उगादी। केरल में ओणम और विशु आप देख रहे हो यहाँ पे। मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव, तेजाजी, खजुराहो उत्सव। मेघालय का, अच्छा इसी फैक्ट के बाद हम आपको आएंगे कॉन्सेप्ट पे, कहानियाँ बताएंगे, ध्यान देना है। मेघालय का नोग क्रेम त्यौहार, खासी त्यौहार, वांगला, साजिब। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव। आप बताइए गणेश उत्सव की शुरुआत जो है कि किसने की थी, हम बता देते हैं आपको। बाल गंगाधर तिलक एक महान जो है कि गर्म पंथी नेता थे बच्चों, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये माना जाता है कि 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शायद शिवाजी महोत्सव की इन्होंने शुरुआत की थी। तब से जो है गणेश उत्सव और महोत्सव की शुरुआत जो है कि महाराष्ट्र के लोगों में एकता लाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो हालांकि आप कमेंट करिए और बताइए इसके बारे में। मणिपुर में याओसांग पेराव चांगकूट, मिजोरम में चपराकूट महोत्सव मनाया जाता है। चपराकूट महोत्सव ये मिजोरम में। मणिपुर का याद रखना, मणिपुर चर्चा में रहता है बच्चों इस समय। पिछले 2 साल से मणिपुर चर्चा में है। तो यासोसांग, पारोग और चावंगकूट याद रखना। नागालैंड का हॉर्नबिल कितना बार क्वेश्चन में पूछा है। हाँ, मोत्सु उत्सव पूछ देगा तो कहोगे कि कहाँ से पेपर बना दिया। हॉर्नबिल पिछले 10 सालों से पूछ रहा है, तो ये सभी लोग उसको जो है कि रटे हुए हैं। तो इस पर नहीं जाना, ये भी वाला ध्यान रखना है। उड़ीसा में रथ यात्रा, राजा परबा, नूका हाई। पंजाब का लोहड़ी और बैसाखी, कमाल का त्यौहार है भैया लोहड़ी। हाँ, राजस्थान का गणगौर, तीज और बूंदी जो है वहाँ की कला भी है बच्चों। सिक्किम की लोसार, सांगा दावा। तमिलनाडु का पोंगल को कौन नहीं जानता। हाँ, नटांजलि महोत्सव। तेलंगाना का बोनालू और बाथू कंपा, ये इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा और बंगाल का दुर्गा पूजा, कमाल है। सिक्किम का लोसार, सागा दावा, ये तमिलनाडु तेलंगाना हमने बता दिया पूरा यहाँ तक। उत्तरांचल में बच्चों गंगा दशहरा। उत्तर प्रदेश आपका जो प्रदेश है जिसमें रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी जो है कि काफ़ी फेमस है। अब हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे जो एनसीईआरटी से कट पेस्ट का जो है कि कॉन्सेप्ट है। इसको आप देखेंगे कि हम क्या और कैसे कई चीज़ों पर निर्भर हैं। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या खेलते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमारे रहने, भूगोल और इतिहास पे असर। हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास पर हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में कहें, इस बिंदु को ध्यान से देखें तो एक बात और बता दूँ बच्चों, भारत क्या संसार में कुल 8 मुख्य धर्म हैं। भारत उन 8 धर्मों का ही अनुयायी है। मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ, जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य, डांस किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। कभी कभी उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं।
कपड़े पहनते हैं। आप देखो, एक बात सुनो, आप मान लो निकल गए कर्नाटका, बेंगलुरु में जॉब करने गए, अगर आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया तो आप काफ़ी डांस करने लगोगे, क्योंकि आपकी तरह उनकी सांस्कृतिक जो है कि विरासत है, सांस्कृतिक जो है कि उनकी जो है बोलचाल है, भाषाएं हैं। हाँ, जब आपकी तरह हिंदी में बोलने वाला अगर मिल जाए तो आप काफ़ी खुश हैं। अगर कोई आपको भोजपुरी में मिल जाए, अवधी में मिल जाए, बुंदेलखंडी में मिल जाए, तब तो आप पूरा जो है एक पैर पे डांस करने लगें कि हमारा भाई है। जबकि गांव में आप अपने भाई से कितना संबंध रखते हैं वो सभी को पता है। तो जब मिलती जुलती सांस्कृतिक चीज़ें मिल जाती हैं तो आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इस बात को ध्यान देना। तो कभी कभी ये जो सांस्कृतिक विविधता है ये कभी कभी जो है कि अच्छी है, कभी कभी बुरी हो जाती है। और आप अपने क्षेत्र में रहते हो, अपने ज़िले में रहते हो, तो आपके धर्म के अलावा अगर कोई दूसरा धर्म मिल जाए तो आप उस पर गुस्सा करते हो, अजीब तरह से देखते हो, अपरिचित टाइप व्यवहार करते हो। ये कितनी गलत बात है, ये दिखाने वाली बात हो जाएगी। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह, अच्छा एक बात और है, कुछ शहरी लोग हैं जो गांव में जाते हैं तो सारे गांव के लोगों को अज्ञानी समझते हैं, गंवार समझते हैं। हाँ, जबकि देखो एक बात मैं तो बता दूँ, हिंदुस्तान में गंवार का मतलब होता है अनपढ़, और जो बिल्कुल क्या है, गलत है। हिंदुस्तान में गंवार, गंवार शब्द का तत्सम है ग्रामीण बच्चों, ठीक है। लेकिन आज तक लोग हिंदुस्तान में क्या मानते हैं, गंवार मतलब अनपढ़। अरे हम ये कहते हैं कि पहले किसी चीज़ का मतलब समझना चाहिए ना। हिंदुस्तान में जो है कि हमारे स्पेशली बच्चों जो है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, बिहार में जो है कि एक शब्द चलता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूँ, मैं भी इससे जो है कि एक तरह से पूर्वाग्रहित हूँ। ये शब्द है, तो इस शब्द का मतलब है कि दो गला। दो गला का मतलब जो दो बातें करता हो, एक तरफ करता हो कि हम आपके पक्ष में हैं, दूसरी तरफ ये करता हो कि हम आपके विपक्ष में हैं। दूसरे से जाके दूसरी बात करता है, आपसे कुछ और बात करता है। तो इसका मतलब गाली नहीं है। लेकिन आप पूर्वांचल और बिहार के क्षेत्र में जाओगे, अगर किसी को आप ये बोल दिए तो इसका मतलब गाली है और विवाद बढ़ जाएगा। तो आप, समस्या ये है कि समाज में जो है कि भाषाओं विविधता को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और न सम्मान देते हुए दिख रहे हैं। शहर से लोग गांव में जाते हैं तो ग्रामीणों को जो है कि गंवार समझते हैं, उनको अज्ञानी की तरह देखते हैं। और जबकि शहरी लोगों को अगर गांव का कोई आदमी देख जाए तो कहते कि ये शहरी बहुत लालची होते हैं, बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पैसे के मोह करने वाले होते हैं, हमेशा पैसे पैसे की बात करते हैं। तो ये जो बातें हैं, शहरों के बारे में आप कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, या शहरी लोग गाँव के बारे में कॉन्सेप्ट पहले से बना लिए हैं, तो इसी को पूर्वाग्रह कहा जाता है। जब आपके मन में किसी चीज़ को लेकर पूर्वाग्रह रहेगा ना, तो आप समझ लीजिए कि वो ठीक नहीं होगा। आप इसका मतलब कि भारत की विविधता, हाँ, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक विविधता को महत्व नहीं दे पा रहे हैं ना, उसको आप समझ पा रहे हैं। आप इस क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो है कि मूल मर्म नहीं समझे हैं। ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित राय होती है वो ज़्यादातर निगेटिव होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, शहरों में भी बहुत से ऐसे दिलदार लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाए। रूम ढूंढते ढूंढते जितने लोग मिले वो सारे लोग जो है कि वैसे ही मिले जो हमारे पूर्वाग्रहों से जो है कि मेल खाते थे। तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, गांव में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, कहा जाता है कि गांव के लोग जो है कि काफ़ी अज्ञानी होते हैं, तो गांव में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो आप पहले से मान के बैठे हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, लड़कियां झूठ बोलती हैं, लड़के धोखेबाज होते हैं, हाँ, ये सब सारी चीज़ें ये आपके मन में आ रही है, तो आप समझ लो कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने पर जो है कि ज़्यादातर राय नकारात्मक बनती है। ये आपसे सीसेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपसे सीडीपी में बना के पूछ देगा। जैसे कथनों में दिया, लोगों को आलसी या कंजूस मानना, ये सब क्या है, पूर्वाग्रह। कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, जैसे आप रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं, किसी के बारे में पक्की धारणा बना लेना, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती हैं। आज किसी के खास देश, पाकिस्तान के बारे में देख लो, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं। श्रीलंका के बारे में, बांग्लादेश, भूटान इत्यादि के बारे में आपकी रूढ़िबद्ध धारणाएं। पाकिस्तान में सारे आदमी आतंकवादी तो है नहीं। अब ये हम इस बात की, ये नहीं है कि पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं लेकिन ये सच्चाई है। तो हम जो है कि उसमें 20% लोगों को, गलत लोगों को मान के हम इन 80% लोगों को भी गलत कह रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर रूढ़िबद्ध धाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे हाँ, प्राइमरी के जो टीचर होते हैं भैया वो बहुत कंजूस होते हैं, ऐसी एक धारणा बनी हुई है। ये रूढ़िबद्ध धारणा है लंबे समय से, ऐसी बात नहीं। कुछ ऐसे प्राइमरी के टीचर हमारे दोस्त हैं जो काफ़ी
दोस्त क्या हैं, अपने स्टूडेंट रहे हैं, कम से कम 20-25 ऐसे प्राइमरी के टीचर हैं जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, कुछ अपर के भी स्टूडेंट रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग अपराधी और बेवकूफ़ कुछ विशेष तरह के लोगों को समझ लेते हैं कि ये अपराधी और बेवकूफ़ होगा। देश धर्म में हमें बहुत कंजूस अपराधी बेवकूफ़ टाइप के लोग जो है कि मिल जाते हैं। तो ये सब सारी रूढ़िबद्ध धारणाएं, रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या करती है ना कि बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। हाँ, जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियों का नहीं है, ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। आप असमानता एवं भेदभाव आप देखने को मिलेगा। इसी पूर्वाग्रह, ये जो शब्द है बच्चों, ये बहुत महान शब्द है। पूर्वाग्रह आपके अंदर है किसी चीज़ को लेके, और आप रूढ़िबद्ध धारणाओं से भी ग्रसित हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कि आप अपने अंदर लिए हैं, तो आप किसी के साथ समानता का व्यवहार नहीं करोगे, असमानता का व्यवहार करोगे। तो इसको समझाने के लिए दिया है, ठीक है। अच्छा, बुढ़े लोग बेवकूफ़ होते हैं, उनका अनुभव कुछ नहीं होता है, वो जो है कि उनसे बातें करना बेकार है। ये जो अगर मन में जो बैठा के चला, तो इसका मतलब उसकी रूढ़िबद्ध धारणा है, साथ साथ वो पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित है। तो इसके कारण आप बुड्ढों से ज्ञान नहीं लेंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। छोटा से छोटा व्यक्ति समाज में, बच्चों, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, उसके प्रति अपना पूर्वाग्रह पालें, अन्य रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनाए, नहीं तो आप में एक बात बता दूं कि सामाजिक पूंजी जो होती है, समाज का जो ज्ञान है, समाज का जो अनुभव है, लोगों की विविधताओं को जो है सम्मान देने का जो काम है, वो आप नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं कुछ लोग। अच्छा, ये बात, किसी विशेष कास्ट का कोई आदमी आ जाए तो किसी अपर कास्ट के, मान लो कोई मोहल्ला है तो उसमें लोग नहीं रहने देते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं कि ये गंदे होते हैं, ये कमीने होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। निचली कास्ट के तो अम्बेडकर जी थे, तो क्या अम्बेडकर जी आपके मोहल्ले में आ जाएंगे? किसी राजपूत परिवार में तो लोग रहने नहीं देंगे। किसी यादव परिवार में अगर किसी तथाकथित नीचे जाति का व्यक्ति आ जाए तो क्या रहने नहीं देंगे? ये रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह है। इसका मतलब वो समाज जो है कि भारत की विविधता और संस्कृतियों को नहीं समझ पाया है, ये उनके अंदर कमियां हैं। तो ये भेदभाव की बातें बताई गई हैं। अच्छा, हमने बात कर ली बच्चों दलित की, तो एक दलित शब्द की बात है। दलित का मतलब ये है कि दलित शब्द वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लिए लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते थे। जो नीची कहे जाने वाली जातियां हैं, वो लोग अपनी पहचान के लिए दलित शब्द का प्रयोग करते थे। इस शब्द को अछूत से ज़्यादा वो लोग पसंद करते थे। भैया, उनको अछूत कहा जाता था, इससे बढ़िया उन्होंने अपने लिए दलित शब्द रख लिया, जो छोटी जातियाँ हैं। दलित का मतलब है कि जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है। दबाया कुचला गया मतलब पैर से, ट्रैक्टर से नहीं दबाया कुचला गया है। दबाया कुचला गया कि मतलब समाज में उनको जो प्यार मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलनी चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो नहीं दिया गया। जो अवसर मिलने चाहिए वो नहीं दिया गया। समझ लेना, जो समानता का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं किया गया। इसलिए उनको जो है कि दलित कहा जाता है। और ऐसे दलित लोगों को भारत सरकार ने अनुसूचित जाति की कैटेगरी में रखा, उन्हें आरक्षण देने का भी काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब दलितों की बात होगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आएंगे। तो अंबेडकर जी आएंगे। अंबेडकर जी की कहानी आप सबको पता है भैया, संविधान के निर्माता, संविधान के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। बहुत सारी समितियां बनी थी, 10-12 समितियां थी बच्चों, जिसमें एक प्रारूप समिति थी। प्रारूप करने का काम, आप संवैधानिक आप जानते हैं, सलाहकार BN राव थे, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत में संविधान के जो है कि जनक माने जाते हैं। 1891 में इनका जन्म हुआ, 1956 में इनका जो है कि देहावसान हो गया और निधन हो गया। ये भारत को बहुत बड़ा झटका था बच्चों। इतने महान कानूनविद, 2-2 3-3 सब्जेक्ट से PhD, भारत संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता थे। इन्होंने, अंबेडकर ने, दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए खूब लड़ाई लड़ी। ये महार जाति थे। इनका जन्म एक अछूत जाति में माना जाता था। महार लोग काफ़ी गरीब थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, इनके बच्चों को काम करने को मौका नहीं मिलता था। आज जो काम मिलता था वो काफ़ी दबा कुचला मिलता था। इनके क्षेत्र में, इनके गाँव में यही इकलौते पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अंबेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की बच्चों। वकील बनने के बाद ये इंग्लैंड चले गए और उन्होंने दलितों के लिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल भेजने के लिए सबको प्रोत्साहित किया। हाँ, सरकारी नौकरी करने के लिए कहा कि ताकि वो जाति व्यवस्था से बाहर निकले। दलितों के लिए अंबेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया। बहुत सारे जो है कि उन्होंने संस्थाएं बनाई, ऐसे धर्म। और अंबेडकर जी हमेशा इस ऐसे धर्म की तलाश करते थे जो
जिस धर्म में शामिल हो जाएं सारे दलित तो उनको समान भाव से देखा जाए। इसीलिए उन्होंने आगे चल के धर्म परिवर्तन करके खुद बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म में आप जानते हैं किसी भी जाति और धर्म की बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को शामिल किया ताकि सारे दलित बौद्ध धर्म को अपनाएं और उनको समाज में एक इज्जत और सम्मान मिले। गांधी से हमेशा इनका मतभेद रहा है बच्चों, और गांधी को ये सबसे अच्छे तरीके से गांधी को जानते थे और गांधी भी इनको सबसे अच्छे तरीके से जानते थे। हालांकि गांधी इनका सम्मान किए और इन्होंने भी गांधी जी का सम्मान किया, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बड़े नेता थे। तो अंबेडकर की कहानी आपको जानना जरूरी है। समानता के लिए संघर्ष हुआ तो क्या दलितों ने नहीं किया? ब्रिटिश शासन में आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए ही किया गया, ताकि सभी लोगों को समान बनाया जाए, हिंदुस्तान में सारी जाति धर्म सब समान हो जाए। गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। हरिजन पत्रिका के बारे में आप जानते हैं, हाँ, इन्होंने को हरिजन कहा, यानी हरि के लोग कहा, भगवान के लोग हैं ये। इनको भी समाज की मुख्य धाराओं में लाने के लिए जो है कि गांधी ने बहुत सारे काम किए। हाँ, अंबेडकर जी ऑलरेडी कुछ काम कर ही रहे थे। दलित औरतों, जनजाति, किसानों, सबने मिलकर बच्चों जो है कि भारत को आज़ादी दी और सबको गैर बराबरी से बाहर निकालने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जैसा कि पहले भी बात हुई है। बहुत सारे दलित संगठन थे जिसने संगठित होकर मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है उसी तरह से हमारे पास भी होना चाहिए, यानी समानता के लिए भी। देखो, आज़ादी के समय बच्चों अंग्रेज़ों से तो आज़ादी चाहिए ही चाहिए थी, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखना कि उस समय जितने भी तथाकथित छोटी जातियां थी और तथाकथित शोषित वर्ग था, शोषित वर्ग में महिला आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, तो बुजुर्ग आ जाएंगे, शोषित वर्ग भी अपने आप को समानता के अधिकार को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। और तथाकथित छोटी जातियां जो थी वो भी अपने समानता के अधिकार के लिए भारत के लोगों से लड़ रही थी। साथ ही साथ भारत के बड़े बड़े नेताओं के साथ संयुक्त होकर, कंबाइंड होकर वो जो है कि अंग्रेजों से भी लड़ रही थी। समझ रहे हो? तो ये सारी बातें थी। संविधान लेखकों ने भी यह कहा कि विविधता की इज्जत होनी चाहिए, उसे मूल्यवान माना जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने महसूस किया कि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपनी भाषा बोलें, अपना त्यौहार मनाएं, आपस में खुलकर बातचीत करें, ये सारी चीज़ों की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, एक धर्म, एक त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। भैया, ये भारत की विविधता को हमको बचाना है, इज्जत करना है इसको। सारे लोग समान हैं, सभी धर्मों को बराबर माना जाना चाहिए। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना जहाँ लोग बिना भेदभाव से अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इसी विविधता को एकता के रूप में माना जाता है, जो हमने शुरू में बताया कि नेहरू जी ने कहा था, एक दूसरे की इज्जत करना। यही विविधता एकता में लाने के लिए बच्चों जो है कि भारत की संविधान में जो उद्देशिका था वो, जिसको 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने जो है कि सबके सामने पढ़ा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें नेहरू जी ने कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय। समझ रहे बच्चों? तो ये है, तो ये उद्देशिका नेहरू जी ने पढ़ा, नेहरू जी ने समझाया। एक बात और बता दूं बच्चों कि ये जो आपका समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और आपका जो है कि अखंडता, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ये 3 शब्द, और इससे पहले ये 3 शब्द नहीं थे। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या भारत की उद्देशिका प्रस्तावना भारत की विविधता का द्योतक है, यानी कि वो प्रतिबिंबित करता है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल करता है। तो ये आपसे कथन बना के पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको समाहित किया हुआ है। एक एक पॉइंट को देखते हुए जाना है, समझना है, ठीक है बच्चों। किसी को जो है कि छोड़ना नहीं है। बने रहिए, जो लोग बने हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। आपकी फ़ोन बुक में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबको आप भी शेयर करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम तो सीटेट के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे एग्ज़ामों के लिए कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है, आपको रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है।
तो सरकार का काम ऐसी सीमाओं की सुरक्षा, अच्छा सरकार क्या करती है, सीमाओं की सुरक्षा करती है, दूसरों देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखती है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। प्राकृतिक विपदा जब घेरती है, सुनामी, भूकंप, तो ये सरकार पीड़ित लोगों को जो है कि सहायता करें। समझ रहे हैं, हमारी विविधता हमारे लोगों को से ही बनती है बच्चों। तो लोगों की जब तक सुरक्षा नहीं होगी तब तक भारत की विविधता की सुरक्षा नहीं होगी। अब वो बात अलग है कि भारत जो है कि स्वास्थ्य में कितना खर्च करता है, शिक्षा में कितना खर्च करता है, आप सभी लोग जानते हो। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति भारत में क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा के नीचे होने के कारण ही भारत में आज जो है कि धार्मिक नौटंकियाँ चल रही हैं। छोड़ो, वो अलग विषय है, उससे क्या मतलब है, आप अपना पढ़ते रहिए। ठीक है। सरकार के एवं कानून, अच्छा सरकार कानून बनाती है कि देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून वो मानते भी हैं। केवल यही वो तरीका है जिस पर सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, और यह ताकत भी उन्हीं लोगों द्वारा जो है कि दी हुई है। तो जब जनता सरकार को चुनती है तो जनता जो है कि सरकार को पावर देती है अपने वोट के द्वारा। फिर सरकार जो है कि इसी जनता के लिए कानून बनाती है और कानून को जो है कि पालन करवाने का भी काम करती है। कानून है, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस के बिना आप गाड़ी चलाते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये एक कानून है। तो इस तरह से सरकार कानून बनाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात यह है कि सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों के लिए किसी कानून को ढंग से पालन नहीं किया जाए तो वो कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको धर्म या उसकी जाति के कारण ही उसको नौकरी नहीं मिल पाई, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। अच्छा, कानून में यह भी बात लिखी हुई है कि सबको अवसर की समानता। और कानून का मतलब संविधान बच्चों, संविधान में जितने आपको अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, हाँ, और बाकी सारी चीज़ें जितने भी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, अगर संवैधानिक अधिकारों का पालन नहीं हो पाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे हंस नहीं रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। माननीय बोलना जरूरी है बच्चों। आप जानते ही हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है, अब उसके बारे में क्या कहें। हाँ, ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, हम तो ये कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक अगर 6 से 8 तक सारे नेतागण और सारे लोग पढ़ लें एक बार फिर से, तो हमारे देश में कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं जो है कि प्रबल हो सकती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार की बात करेंगे, वो छोड़ो, वो डिबेट बाद में होगी, बात किसी अलग वीडियो में हम आपसे चर्चा कर लेंगे। लोकतांत्रिक सरकार कौन सी होती है? भारत एक लोकतंत्र है और इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों से। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही सही शासन होता है। ये लोग ही शासन करते हैं, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का मूलभूत विचार ये है कि लोग अपने नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब आप समझ लो, जैसे मान लो कि यहाँ की जनता है, किसी जिले की एक जनता है, किसी एक व्यक्ति को MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद चुन देती है। अब यही सांसद जब दिल्ली में पहुँचते हैं तो टोटल 543 सांसदों में अगर ये देखा जाता है कि अगर मान लो बड़ी 2 पार्टियां हैं, तो जिसमें जो है कि 273 सांसद किसी पार्टी में हो जाएंगे तो वही पार्टी सरकार यहाँ बनाएगी। तो जनता जो है कि अपने प्रतिनिधि, इस सांसद महोदय, हर जनता अपने प्रतिनिधि यानी जिले के जो सांसद जिनको वो चुनती है उनको भेजती है दिल्ली, और दिल्ली में जो सरकार बनती है। तो ये जो सांसद महोदय हैं हमारे ज़िले के, वही हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को, हमारे मुद्दों को जो है कि जाके दिल्ली में सरकार के सामने उठाते हैं। यानी जब सदन चलता है तो हमारी मांगों को उठाया जाता है, जो हमारी मांगें होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, फिर सरकार उसको जो है कि सही करने के लिए कदम उठाती हैं। तो ऐसी सरकार को प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। डायरेक्ट सरकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा प्रतिनिधि लोकतंत्र हो गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जैसे ब्रिटेन वगैरह में मान लो किसी भी ऐसे काम के लिए सारे लोग जो है कि एक साथ जुटते हैं और अपना हाथ उठा के यस नो करते हैं, जिनको कहा जाता है बच्चों की
कोई ऐसा कहा जाता है ना कि जनतंत्र या जनसभा टाइप जो है कि जनमत संग्रह, सॉरी हाँ, जनमत संग्रह टाइप वहाँ पे होता है कि जनता एक साथ इकट्ठा होती है, सारे लोग किसी भी कानून या किसी मुद्दे पे यस नो करते हैं जिसमें ज़्यादा लोग हाथ उठाए रहेंगे, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन वो भारत में संभव नहीं है। भारत में 150 करोड़ पॉपुलेशन है, जो पूरे यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा है, ध्यान रहे। ये इन लोगों को अगर आप किसी पार्क में, मैदान में खड़ा करोगे तो समझ लो बेटा कि अब हम क्या बताएं, वो संभव है ही नहीं। अब क्या उस पर क्या बात की जाए। तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में आप बात समझ कर लिए। अच्छा दुनिया में लोकतंत्र आया, लोकतंत्र वोट के माध्यम से संगठित हुआ, लेकिन संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं के मताधिकार के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी आंदोलन ने महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजों ने इसे सफ्रेज मूवमेंट कहा। सफ्रेज का मतलब है वोट देने का अधिकार। यानी कि हम बात करेंगे ब्रिटेन और अमेरिका की, जो इतनी बड़ी शक्तियां हैं, जो सबसे पहले लोकतंत्र जो है कि ब्रिटेन में आया, अमेरिका में आया, अमेरिका में सरकारें बनी, 1776 में आज़ाद हुआ, लोकतंत्र आ गया। लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला। हमसे तो बाद ही में इन लोगों को जो है कि वोट देने का अधिकार मिला। तो सबको वोट देने का अधिकार भी तो होना चाहिए। लोकतंत्र लाने का मतलब है कि सारे लोगों का जो है कि प्रतिनिधित्व कैसे होगा। भारत में भी शुरू में आप जानते हो कि इनकम के आधार पर वोट देने का अधिकार मिला था। तो महिलाओं ने संघर्ष किया और अपने वोट देने के लिए जो क्योंकि समाज में क्या था, समाज में रूढ़िबद्ध धारणाएं थी कि ये महिला ये काम नहीं कर सकती, महिला ये निर्णय नहीं ले सकती, महिलाओं को अयोग्य माना गया था। वही रूढ़िबद्ध धाराएं और पूर्वाग्रह के कारण इनको नहीं मिला था, बाद में जाके मिला। बच्चों, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। बच्चों, भारत में यह अवधि 5 साल की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में तभी बनी रह सकती है जब लोग उसको दोबारा चुन दे। चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी होती है जब वह लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। अब तो लोकतंत्र में हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं ये महसूस करता है कि हमारे पास वोट देने का ऐसा शक्ति है जिसमें मैं एक अच्छी सरकार चुन सकता हूँ। लोग आंख बंद करके जिधर सभी लोग जाते हैं, हाँ, भीड़ की तरह जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर तथाकथित पार्टी को वोट देके चले जाते हैं। कोई हिंदुस्तान में, मैं बता दूं बच्चों कि 100% अगर वो वोट देने वाले मान लो हैं 100 लोग हैं, तो उसमें कम से कम 95 लोग ऐसे हैं जो बस हवा देखते हैं, वोट दे देते हैं, यानी अपनी शक्ति जो है फेंक देते हैं। ठीक है, तो वोट देना चाहिए, सोच समझ कर वोट देना चाहिए। किसी ऐसे अपने प्रतिनिधि को वोट देना चाहिए जो सच में उनके मुद्दों को जानकारी रखता हो, उनके बीच का हो, हाँ, मुद्दों के बारे में आपके सवाल करता हो, आपसे जो वादा करता हो उसको पूरा करता हो। इस भी बात करने वालों को देना चाहिए। लेकिन लोग पता नहीं क्यों जो है आंधी आती है टीवी चैनल्स और इत्यादि जो है कि मीडिया के प्रचार प्रसार में जो है कि घुस जाते हैं और जानबूझ के लोगों के मन में, बच्चों जानते हो, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से एक पूर्व धारणा बनाई जाती है। अब नेहरू गांधी के बारे में एक पूर्व धारणा चल रही है। बताओ सोचो, आज के ज़माने में जितने इंग्लिश मीडियम हैं उसमें मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ कि गांधी नेहरू के बारे में कोई भी बच्चा अच्छा नहीं सोच रहा है हिंदुस्तान में। गांधी के बारे में, उस गांधी के बारे में जिसने एक धोती पहनी, बच्चों, आधी धोती पहनी आधी ओढ़ी, पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए पूरे देश के लोगों को जो है कि एकजुट किया, आज़ादी, हाँ, दे दी हमें आज़ादी, बिना खटके बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली भारत की पीढ़ियां 100 साल बाद जो है कि ये इस बात को सोचकर हैरतअंगेज रह जाएगी, टेंशन में हो जाएगी ये कि एक दुबला पतला हाड़ मांस का आदमी जो है कि इतनी बड़ी शक्ति, ब्रिटेन का 100 देशों में राज था, इतनी बड़ी शक्ति को कैसे एक लाठी डंडे से भगा देगा। इस बात को सोच के लोग टेंशन में हो जाएंगे। लेकिन कोई टेंशन में नहीं है। आज की जनरेशन जो है गांधी को गाली दे रही है। कमाल हो गया यार, गजब का जनरेशन है, गजब की शिक्षा व्यवस्था है, गजब को जो है फॉलो करने वाले जानबूझ के मीडिया, अखबार और स्कूलों इत्यादि के माध्यम से बच्चों के दिमाग में ये बातें भरी जा रही हैं। पूर्वाग्रह भरा जा रहा है, बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, रूढ़िबद्ध धारणाएं से ज़बरदस्ती जकड़न का प्रयास किया जा रहा है। इसकी वजह से जो है कि ये बहुत गलत मैसेज है। किसी की भी सरकार बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसकी सरकार बनाओगे, आप किसी की भी सरकार बनाओ, लेकिन अपने महापुरुषों का सम्मान तो करो। तो ये समाज में जो गलत फहमी फैली हुई है, बताओ यार, कौन गांधी के 4 बेटे थे, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास,
मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास, किसको क्या पोस्ट मिल गया? कोई प्रधानमंत्री बना? नेहरू की बात कर रहे हो तो नेहरू जब आज़ादी मिली थी तो मैं बता दूं बच्चों कि जो हमारा छोटा भाई पाकिस्तान था, उसके बंटवारे के लिए जितना पैसा देना था उसका आधा पैसा 40 करोड़ के नियर अबाउट था। कितना? उसका आधा पैसा नेहरू और परिवार ने अपनी संपत्तियों, अपने घर को समझ लो कि गिरवी रख के वो पैसा दिया है। अब आप किसी के बस की बात है? तो ये जो महापुरुष थे जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनके बारे में सुभाष चंद्र बोस को कौन भूल सकता है जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है? बोस का क्या नाम है, क्या महत्ता है? ठीक है, किसी गांधी को अंबेडकर से, अंबेडकर को गांधी से, गांधी को पटेल से बस लड़ा के, जो अगर गांधी की बात होगी तो लड़ाने की बात होगी, पटेल की बात होगी तो लड़ाने की बात होगी। कमाल की व्यवस्था है। चलो, इस सब बड़ा विषय है। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून भी दिए गए हैं बच्चों। बुनियादी नियम का मतलब आपको मूल अधिकार दिया गया है, संवैधानिक अधिकार दिया। यही कानून सरकार के लोगों के लिए भी है, यही सरकार और लोगों के लिए है। हाँ, सबको इनको मानना पड़ता है, सरकारों को भी मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है जो संविधान में दिया हुआ है। ठीक है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों में होकर बहती हैं। हाँ, उनके बीच नदी के पानी को बंटवारा को लेकर विवाद बन जाता है, तो इसको भी कानून से सॉल्व किया जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है, आपने सुना होगा। कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है। बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के जो है कि डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो पानी के रूप में भी विवाद होता है आपस में, तो वो भी कानून द्वारा सुलझाया जाता है। किसी व्यक्ति के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कानून के द्वारा सुलझाया जाएगा। किसी व्यक्ति का सरकार से कुछ हो जाए, यानी आपकी अगर कोई लड़ाई पुलिस वाले के साथ हो गई तो व्यक्ति बनाम सरकार हो गया, राज्य हो गया, क्योंकि पुलिस वाला एक राज्य माना जाएगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकार वो राज्य माना जाता है, तो उसकी बात हो जाएगी। कभी कभी दो स्टेटों के बीच हो जाएगी तो उसको भी हमारे संविधान के द्वारा ही सुलझाया जाएगा। समझ रहे हो? तो सरकार की समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है, उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब बराबर नहीं माने जाते हैं। जो समाज में बराबर नहीं है उनके लिए विशेष व्यवस्था यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हाँ, लड़कों की देखभाल लड़कियों की देखभाल लड़कों से ज़्यादा की जाती है। इसका मतलब कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना देना चाहिए। अब आते हैं हम एक नई टॉपिक ग्राम सभा पर। ग्राम सभा बच्चों एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। 18 साल से ऊपर सभी लोग, अगर 18 साल से ऊपर जितने भी लोग आपके गांव में हैं सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य हैं। ठीक है। जैसे हम आपसे बात करें कि केंद्र में जो है कि संसद है, तो संसद के जो सदस्य होते हैं उसी तरह से संसद के जो सभी सदस्य हैं 543, उसमें एक मान लो प्राइम मिनिस्टर है, तो ये 543 सदस्य ही प्राइम मिनिस्टर की तरफ ही देखता है कि आप जो भी डिसीजन लोगे भैया हमारे ही क्या बोलते हैं कि सपोर्ट से आप ले सकते हो। तो ग्राम सभा के सभी सदस्य जो 18 साल से ऊपर होते हैं उन्हीं के सपोर्ट से प्रधान कोई निर्णय लेता है। और ग्राम सभा के सदस्य 2/3 बहुमत से चाहे तो प्रधान को हटा सकते हैं। जैसे 543 लोग चाहे 2/3 लोग एक तरफ हो जाए तो प्रधानमंत्री भी हट जाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम एक तरह से है, ध्यान देना। अच्छा, गांव हो या एक से ज़्यादा गांव भी हो, कभी कभी उदाहरण के लिए कई राज्य में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, ज़्यादा हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसमें उसका नाम गांव की मतदाता सूची में शामिल हो, तो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम पंचायत क्या होती है आप समझ लो। जैसे मान लो कि सपोज दैट कि ग्राम सभा में कुल 500 लोग हैं, ग्राम सभा में सदस्य हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, और ये 2 व्यक्ति चुनाव लड़े, इनको वोट मिला 300, पहले वाले को, दूसरे को 200 मिला, ये ग्राम प्रधान बन गए। तो ये जो पहले वाला ग्राम प्रधान बना, ये वार्डों से भी मेंबर चुने जाते हैं, मोहल्लों से। मान लो 5 मोहल्ला है तो 5 वार्ड मेंबर चुन लिए गए सपोज दैट, तो ये 5 वार्ड मेंबर और एक ये ग्राम प्रधान हो गए। तो 5 और 1 6 मिल के ये ग्राम पंचायत बना लेंगे, बाकी लोग ग्राम सभा के सदस्य बने रहेंगे। तो ये लोग बड़ी कुर्सी पर ऊपर बैठेंगे, बाकी पूरी ग्राम सभा नीचे बैठेगी। नीचे बैठकर ये सभी लोग एक साथ मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं। अगर ग्राम पंचायत ये है, ग्राम पंचायत का मतलब मंत्रिमंडल, जैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को मंत्रिमंडल कहा जाता है, वैसे ही ग्राम प्रधान और उनके वार्ड मेंबर मिल के
पंचायत बनाते हैं और सारे गांव के लोग जो 18 साल से ऊपर है वो ग्राम सभा में आते हैं। ठीक है, तो इससे ग्राम सभा महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। जो ग्राम पंचायत योजना लाएगी लोगों के सामने रखेगी, जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने पर रोक लगाती है, साथ ही पैसों के दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो इसकी भी निगरानी करती है। जैसे संसद में सभी 543 लोग जब बैठते हैं, संसद का सत्र चलता है, तो ये सारे जो सांसद होते हैं वो सरकार के बजट पे इत्यादि पे कामों पे जो है कि आलोचना करते रहते हैं। इसी तरह से ग्राम सभा से चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने के लिए लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया है एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे छोटे मोहल्ले या टुकड़ों में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसको वार्ड पंच कहते हैं। वार्ड पंच और ग्राम प्रधान मिल के ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। लोग सरपंच को चुनते हैं। अच्छा, पंचायत का मुखिया जो है कि प्रधान होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का ही गठन करते हैं जो 5 साल के लिए होती है। आप समझ गए आप। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जिसको ग्राम सेक्रेटरी कहा जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, वो सरकार द्वारा आप जानते हैं भर्ती के माध्यम से जो है कि बनाया जाता है। ग्राम पंचायत के काम क्या है, तो ये काम है दोनों, आप देख लीजिए। सड़कों, नाली, स्कूल, भवन, पानी स्रोत। देखो ग्राम पंचायत के कुल कितने विषय हैं, 29। ठीक है। आज शहरों में जो नगर निगम है उनके जो वार्ड पर्सन उनमें कितने विषय हैं, 18। अब 29 विषय पे काम होता है, तो आप सभी लोग अपने अपने गांव में जाइए और जो 29 सब्जेक्ट हैं उसके बारे में अपने ग्राम प्रधान से बात करिए कि 29 विषय में सड़क है, नाली है, स्कूल है, भवन है, पानी है, स्रोत है, अन्य सार्वजनिक भवन का निर्माण है, स्थानीय लोगों पर कर लगाना, इकट्ठा करना, गाँव के लोगों को रोजगार देना, वृद्धा है, महिलाएँ हैं, पेंशन है, इत्यादि सारे काम जो है ग्राम प्रधान के अंतर्गत आता है, यानी ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या है, तो घरों पर, बाजारों पर, मेलों पर लगाए जाने वाला कर। यदि आपके गांव में मेला लगता है तो उस पर कर प्रधान जी के खाते में। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि भी प्रधान जी के यहाँ आती है, ग्राम पंचायत के खाते में आती है। समुदाय के काम मिलने और इत्यादि के लिए भी। पंचायत के 3 स्तर हैं बच्चों। आप जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को संवैधानिक अधिकार दिया गया। स्थानीय सरकारों को। हरदास गांव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में, अच्छा ये कि ये पूरी आपको क्या दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है किसी एक गांव की जो है कि उदाहरण के साथ। पंचायती राज व्यवस्था की प्रक्रिया ने लोगों को अपनी सरकार में भाग लेने, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होती है, यानी ग्राम पंचायत में हमने बताया ना वार्ड मेंबर और प्लस प्रधान ये ग्राम पंचायत बनाएंगे। और ग्राम सभा में वो गांव के सभी 18 साल के ऊपर लोग आएंगे। वो 18 साल से ऊपर के जो लोग आएंगे अपने गांव के विधायक ही हैं, और उनका जो है प्रधानमंत्री प्रधान है। और जो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं वो उनके मंत्री परिषद हैं, यानी कि मंत्री हैं। ठीक है। तो अपने सारे ये जो लोग हैं ये लोग अपनी बातें रखते हैं। इन्हीं ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह, जैसे केंद्र सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी तरह से ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड होता है, आप जानते हैं, जिसको जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें आती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होता है जिसे जिला परिषद कहते हैं, और यह तीसरा स्तर होता है। ठीक है। अच्छा, 2005 में कानून बना था बच्चों। इस कानून के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें एक बात ये थी कि ज़मीन आमतौर पर पुरुषों के इनाम होता था, महिलाओं को जो है कि ज़मीन में मालिकाना हक नहीं मिलता था। लेकिन 2005 में एक ऐसा कानून बनाया जिसमें हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता था। पिता के मृत्यु के बाद ज़मीन जो है बेटों में बांट दी जाती थी। लेकिन इस कानून के बदलने के बाद अब हिंदू परिवार के बेटों, बेटियों और उनकी माँ में ज़मीन जो है बराबर हिस्सा में बटेगी। ये एक समानता लाने के लिए प्रयास किया गया था। शहर को भी अलग अलग बच्चों वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं, और कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि शहर में बस स्टैंड बनवाना हो तो सभी पार्षद जो है कि मिलकर उसको जो है कि अपने अध्यक्ष यानी कि नगर अध्यक्ष यानी कि
जिसको महापौर कहा जाता है कि नगर निगम वाले में, और जो छोटी नगर पालिकाएँ हैं, जैसे छोटे ज़िले हुए, उनमें नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये सारा काम भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात पर हम आएंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश में व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, सबकी समान इज्जत होगी। इसके लिए असमानता को ख़त्म करने की बात की गई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता का सिद्धांत के तहत माना। पहले जो भेदभाव और दुर्व्यवहार लोगों के साथ होता था, अब वैसी बात नहीं है। आप जानते हैं आर्टिकल 17 जो है कि अस्पृश्यता यानी कि भेदभाव और व्यवहार से जो है कि निषेध करता है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में प्रावधान है। प्रथम कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। बच्चों, इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति देश के राष्ट्रपति से लेकर और घुरहु जैसे लोग भी जो है समान है। घरेलू में काम करने नौकरानी और महिला सभी को एक जैसे कानून का पालन करना होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई नौकरानी हो या नौकर हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति या मूल वंश और जन्मस्थान के इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। आपको मूल अधिकार पूरे पढ़ने हैं, इस बात को ध्यान देना है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं के द्वारा। जो सुविधाहीन समाज हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिली हैं, वो सरकार उनके लिए अलग से कानून बनाती है, रिजर्वेशन देती है, सबके लिए आवास देती है, 5 किलो राशन की व्यवस्था है। जो भारतीय खाद्य क्या बोलते हैं कि क्या एक ना प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना के तहत जो है कि अनाज प्रदान किया जाता है, आवास योजना के तहत आवास प्रदान किया जाता है। ये वो समुदाय जो पीछे रह गए, जिनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चलाने का काम जो है कि सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये अम्बेडकर जी हैं बच्चों। अम्बेडकर जी ने कहा था ना कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति जो है कि इनसे निकल सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। ये अम्बेडकर जी कह रहे हैं। बताओ, आज के नेताओं को किसी को पता है कि किसी न किसी दिन मरना है? वो तो इस बात को मान के बैठे हैं कि हमको कभी मरना ही नहीं है। हमको क्या मतलब है समानता से? हमको क्या मतलब है कि समाज में गैर बराबरी फैल रही है? हमको क्या मतलब है कि आर्थिक असमानता बढ़ रही है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है? तो ये बात कर रहे हैं कि आत्मसम्मान, अपने मानव जीवन को बेहतर करने के लिए किसी भी साहसी व्यक्ति के आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो फिर उसका जीवन जो है कि अशोभनीय हो जाएगा। अच्छा, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जो 1 दिसंबर 1955 के दिन दिन जो है कि दिन भर काम करने के बाद थक जाने के बाद वो अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। इसके लिए अफ्रीकन अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन पर रोजा पार्क्स जो है बस में जा रही थी ड्यूटी करने के बाद बच्चों, और वो बैठी थी। तब तक एक गोरा आ गया अमेरिकन। अब वो कहा कि हमको सीट दे दो। इन्होंने सीट नहीं दिया क्योंकि समानता का अधिकार है, हम सीट पाए हैं तो हम क्यों देंगे। इसके बात पर विवाद बढ़ा और पूरे अमेरिका में जो है बच्चों असमानता के लिए विशाल आंदोलन शुरू हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। और 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया। एक कानून बनाया गया और सबको समान जो है कि माना गया। ठीक है, लेकिन आज भी क्या है, अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों को केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य है जहाँ कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं। जहाँ सरकारी स्कूल तथा निजी स्कूलों जहाँ ऊंची व्यवस्था है। तो लेकिन बना तो कानून, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, आप ये बात कर रहे हैं। सरकार को कर बच्चों इसलिए देना चाहिए, अप्रत्यक्ष कर हर व्यक्ति देता है। डायरेक्ट टैक्सेस आप नहीं देते हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति देता है। कर इसलिए देना चाहिए कि जो आप कर देंगे वही सरकार को राजस्व होगा। उसी सरकार से गरीब, दलित, शोषित, वंचित इत्यादि लोगों के लिए जन कल्याण योजनाएं चलाती हैं। आपके लिए रोड, पुल, सड़क, स्कूल, अस्पताल इत्यादि बनवाती है। हालांकि इस समय नहीं बनवा रही है। इस समय रोड, पुल, सड़क तो बन जाएगा जो प्राइवेट कंपनियां ली हैं, लेकिन अस्पताल और स्कूलों का निर्माण सरकारें बंद है। अपने दायित्वों का निर्वहन करने में कहीं ना कहीं खामियां हैं।
तो जो हम लोग टैक्स देते हैं, एक आम इंसान, मैं बता दूं, एक गरीब रिक्शा वाला बच्चों दिन भर में सरकार को कम से कम 200 रुपया प्रत्यक्ष टैक्स तो दे ही देता होगा, अगर वो 500 कमाता होगा तो। इतनी भयानक टैक्सेस है। तो 200 रुपये का उसको मिलता क्या, और क्या उसके बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिली, क्या उसके बच्चों को स्वास्थ्य मिली, क्या उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई और नौकरी के अवसर उस तरह से मिले, नहीं मिले। तो इसका मतलब सरकार को जो टैक्स दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ टाइप हो रहा है। लेकिन फिर भी सरकार को टैक्स देना चाहिए। अच्छी सरकारें होती हैं तो वो सरकार के लोगों के जन कल्याण के लिए योजनाएं चलाती हैं। तो सरकार को कर से जो प्राप्त होता है वो सार्वजनिक सेवाओं पे सरकार खर्च करती है। सरकार आपके लिए रक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था रखती है, आपके न्याय कराने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की हुई है, नागरिकों को लाभ इत्यादि सेवाओं, ये सब सारी चीज़ें हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि देती है। ज़रूरतमंद लोगों को आवास योजना, घर मकान से इत्यादि जो है कि भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं कराती हैं। बाढ़ भूकंप सुनामी में भी आपकी रक्षा करती हैं उसी पैसे से। तो सरकार को टैक्स देना चाहिए, टैक्स देने में कोई वो नहीं है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और पूरे बजट का 40% उन्होंने पंचायतों को दे दिया। ये कमाल की बात हुई। आप जब निचले स्तर के सरकार को, पंचायत को क्या कहा जाता है, स्थानीय सरकार है, जब आप अपने बजट का मैक्सिमम हिस्सा 40% पंचायतों को दे देंगे तो भारत का अधिकतम जनसंख्या, यानी कि आप जानते हैं बच्चों की 60% पॉपुलेशन गांव में रहती है। अब गांव में रहने के कारण यदि गांव को ही आप बजट ज़्यादा मुहैया करा देते हैं तो इससे आपको जो है कि भयानक फायदा होगा। यानी गांव का विकास होगा तो पूरे क्या होगा, देश का विकास संभव होगा। इसीलिए देखो, इसने पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर पूर्ति कर, इस गांव में पीने का पानी, औरतों के लिए विकास, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था संभव हो सका। फलस्वरूप आज देखो केरल कितना डेवलप हुआ। स्कूलों और आंगनबाड़ियों में काम सुनियोजित किया गया, गांव के विकास समस्याओं पर ध्यान दिया गया। तो ये एक कमाल का प्रयोग रहा, केरल ने किया। बच्चों केरल जैसा ही सबको करना चाहिए। कोस्टा रिका ने क्या तरीका अपनाया था अपने देश के विकास के लिए। कोस्टा रिका एक मध्य अमेरिका देश है जिसने सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका कारण क्या है कि इसके संविधान में लिखा है, कई वर्षों पहले कोस्टा रिका में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि देश में सेना नहीं रखेंगे। बताओ, उन्होंने सेना पर व्यय किए जाने वाले धन लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने का निर्णय लिया। जानते हो इस देश में सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है बजट। अब सेना पे जो बजट होगा, अगर उस बजट को सेना पर खर्च करने के बजाय देश के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पे खर्च किया जाएगा तो वो देश कितना डेवलप होगा। तो ये कोस्टा रिका का तरीका है। आज हिंदुस्तान जो है कोस्टा रिका या केरला के उदाहरण से क्या सीख सकता है कि हमको भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। कितना परसेंट, 2% मैक्सिमम। बात हुई थी कि 5% GDP का शिक्षा पे खर्च करेंगे, 2%, 1.5% तक नहीं पहुंच पा रहा है, 1% तक नहीं पहुंच पा रहा है। कमाल की बात है। तो ये बजट बढ़ा के आप जब तक इस देश में शिक्षित, अच्छा शिक्षा अगर इस देश में फैल जाएगी तो लोग, जनता जो है कि नेताओं के पीछे दौड़ेगी क्यों। सारे लोग शिक्षित हो जाएं तो नेताओं के पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक उदाहरण हम पढ़ रहे थे, एक पुस्तक थी बच्चों, उसमें दिया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून जब थे तो वो ट्रेन में ऐसे बैठे हुए थे, उनके बगल में एक लड़का बैठा था और उसको जो है कि जा रहे थे कहीं ट्रेन में, दोनों लोग साथ जा रहे थे। लड़के ने बस उनकी तरफ देखा, कहा कि हाय कैमरून। उन्होंने कहा ओके फाइन थैंक यू, कहें गुड नाइस टू मीट यू, यानी अब मिल के अच्छा लगा। बस बातें ख़त्म हुई। हमारे यहाँ तो बच्चों एक गांव का प्रधान आ जाए तो लाखों की भीड़ जुट जाती है। बताओ, प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है कि नेताओं ने अपने जीवन को इतना लग्जरियस बना दिया है, जनता से इतना दूर हो गए हैं। वो जनता को जानबूझकर शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर इतना गरीब बनाए हुए हैं ताकि वो अपने अधिकारों को, अपने अपने मांगों को न जान पाएँ और एक भीड़ के द्वारा जो है कि उनको नियंत्रित किया जा सके। तो ये सारी समस्याएं हैं, खामियां हैं, अब क्या बोला जाए। अच्छा, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है भाई, इसके बारे में समझ लियो। इसमें दिया था विधानसभा के सदस्य, जैसे एक राज्य में उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ बच्चों तो 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट में 80 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया। वैसे ही अगर 403 विधानसभा की क्षेत्र है तो इस पूरे प्रदेश को 403 क्षेत्रों में बांटा गया है और सभी क्षेत्रों में एक विधानसभा सदस्य चुना जाता है। ठीक है, तो ये होता है निर्वाचन क्षेत्र। और निर्वाचन क्षेत्र अगर 403 है तो उसमें से जिसमें 202 निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य जिस पार्टी में शामिल हो गए, ठीक है राधा, शामिल हो गए बच्चों, उनकी जो है सरकारें बन जाती हैं, उसको बहुमत माना जाता है। और विरोधी जो पक्ष होता है उसको विपक्ष माना जाता है। शासन की कार्यप्रणाली को आप देख लीजिए, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम
की रोका टोका टिप्पणी और सरकारों की कार्रवाई की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को भी सरकार से बातें करते हुए देखते हैं। देखो, सरकार यदि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में कोई सरकार बनी है बच्चों, हरियाणा में कोई सरकार बनी है, तो सरकारों का जो है कि विरोध केवल विधानसभा के सत्रों में ही नहीं होता। अगर अच्छा जर्नलिस्ट हो, मतलब यानी गोदी मीडिया का दौर ना हो, तो मीडिया जो सरकारों से क्वेश्चन पूछती है तो उनके कार्यों के बारे में जानकारी लेती है, उनके कार्यों के पूरे विवरण की मांग करती है, जनता मांग करती है, सोशल एक्टिविस्ट मांग करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जनता डिमांड करती है कि आपने जो वादा किया, तो सरकार पे दबाव बनता है। तो सरकार इन दबावों से निकलने के लिए इनकी मांगों को पूरा करता है। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में समाचार पत्रों के विभिन्न जर्नलिस्टों ने उनसे क्वेश्चन पूछा। मंत्री जी ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को प्रेस वार्ता में अखबारों के सामने सबसे बातें की। यानी एक तरह से केवल जो है कि विपक्ष ही नहीं उनसे सवाल पूछने का हकदार है, आम जनता भी उनसे सवाल पूछ सकती है। लेकिन आज अगर आप इस देश में आम जनता होके सवाल पूछोगे तो आप पे दूसरा ही आरोप लग जाएगा। संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी हम नागरिक के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय हो। मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि टीवी की चैनल के द्वारा सरकार की जो बातें होती हैं वो जनता तक पहुंचाई जाती हैं। अगर टीवी चैनल बिक जाए तो जनता तक गलत इन्फॉर्मेशन आएगी, तो जनता सरकारों के बारे में जानकारी नहीं हासिल कर पाएगा। इस बात को ध्यान देना, क्वेश्चन बन सकता है। और नहीं हासिल कर पाएगा तो फिर जनता अपनी आवाज़ और अपनी मांगों को नहीं उठा पाएगा, वो दूसरे भ्रम में रहेगा, तो सरकार देश का विकास नहीं होगा। ये देश का विकास बाधित हो रहा है, पूरे देश के हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए। तथा यह संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है तो दो कारण है। पहला तो कारण सरकार उन पर नियंत्रण कर ले। जब सरकार समाचार या किसी फिल्म पर जो है कि नियंत्रण करने का प्रयास करती है बच्चों, तो उसी को सेंसरशिप कहा जाता है। अगर सरकार मीडिया को नियंत्रण कर रही है तो इसका मतलब उसको सेंसरशिप कहा जा रहा है। सरकार किसी फिल्म को रोक रही है तो उसको सेंसरशिप कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रजातंत्र में नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार का सोचो कितना महत्वपूर्ण योगदान है कि अगर संचार हमें सही ढंग की इन्फॉर्मेशन, सरकार के कार्रवाइयों का सही सूचना न प्रोवाइड कराए बच्चों, तो सोचो इस देश में कितनी भयानक स्थिति बन जाएगी। हम लोग गलत सूचनाओं को लेकर घूमते रहेंगे, सरकारें जो है कि चलती जाएंगी और यह देश हमारा पीछे होता जाएगा। तो यहाँ पे मीडिया चैनलों, अखबारों को, अखबारों को, जर्नलिस्टों को ये उत्तरदायित्व बनता है कि सही सूचना देश की नागरिकों तक पहुँचाए। और सही सूचना नहीं पहुँचाई जाएगी तो देश की जनता जो है कि गलत सूचनाओं के आधार पर जो पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेगा, तो उसके आधार पर वो सरकार बार बार आती रहेगी और देश का विकास नहीं होता रहेगा। ये एक तरह से बच्चों समझ लो कि दीमक है, धीरे धीरे सब कुछ खा जाएगा। इसीलिए संचार व्यवस्था का मजबूत। अब यहाँ पे दिया है कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है टीवी चैनल खरीद ले, तो अपने ही वो उत्पादों को, अपने ही विज्ञापन को अपने ही टीवी पर देख के आपको दिखा के और आपको उनकी सारी सामानें खरीदवाती है, गलत सूचनाएं भी देती है, फिर सारा पैसा उन्हीं के खाता में जाता है। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी में ये कमाल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में कुछ ये क्लास 8 है बच्चों, इसमें से जो है कि हम आपको क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम आपको अभी लेके आए हैं, अभी आप ध्यान से सुनिए। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान है वह लोकतांत्रिक देश ही है। उदाहरण के लिए चीन और वेनेजुएला। यानी ये कह दिया जाए कि जिन देशों के पास अपना संविधान है वह लोकतांत्रिक देश है, तो ये बातें बिल्कुल सही नहीं है। चाइना और वेनेजुएला को देख ले, वहाँ लोकतंत्र है, वोटिंग होती है, सब कुछ होता है, सरकारें भी बनती हैं, ठीक है, लेकिन वो लोकतंत्र देश नहीं है। वहाँ पे सारी चीज़ों पे सेंसरशिप लगाया गया। वहाँ पे मीडिया स्वतंत्र नहीं है, नागरिक स्वतंत्र नहीं है, प्रिंट मीडिया स्वतंत्र नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है। उसके बावजूद भी भाई साहब चाइना ने कमाल का विकास किया है, तो ये मानना पड़ेगा। लेकिन भारत में ऐसी चीज़ें नहीं है। तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान में जो ताकत दी गई है, वो ताकत अगर आप पूरी ताकत का प्रयोग करें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें, तो यह देश जो है आपके सपनों जैसा हो जाएगा, आपकी इच्छाओं जैसा हो जाएगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की सबसे पहली मांग की, अधिकृत मांग की बच्चों। भारत के संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। अच्छा, भारत एक संघीय देश है। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान है, यानी भारत में संघीय व्यवस्था है।
यहाँ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों की व्यवस्था है, यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था है। ठीक है, तो भारत संघात्मक देश है, संघ है, राज्यों का संघ माना जाता है। भारतीय संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उनकी सुविधाओं से वंचित न होना पड़े, उन्हें कोई बहुसंख्यक दबा न पाए, ये भारतीय संविधान में दिया गया है। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं बच्चों। हमने बताया कि जनता द्वारा निर्वाचित लोग ही विधायिका में यानी कानून बनाने वाली संस्था में पहुंचते हैं। कार्यपालिका बच्चों ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करना इनका काम होता है कार्यपालिका का। विधायिका का काम होता है कि कानून का बनाना, और न्यायपालिका का काम होता है बच्चों को कानून की रक्षा करना। जिन भी व्यक्ति या संस्था के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो सीधे न्यायपालिका का शरण लेंगे और उनकी रक्षा की जाएगी। संविधान के लागू होने के समय जो मौलिक अधिकार दिए गए उनमें समानता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया था, तो संपत्ति का भी अधिकार शुरू में दिया गया था। एक मूल अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इस अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार बना के अनुच्छेद 300 के क में शामिल करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कौन सा संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, हमने बता दिया बच्चों। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक बच्चों 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमारे संविधान को हस्तलेखन का काम प्रेम बिहारी नारायण जी ने किया था, अपने हाथ से लिखा था पूरा संविधान, समझ रहे हो। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि पूरे संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 वाला है, इसे ही उन्होंने संविधान की क्या कहा, आत्मा कहा। भारत में मौलिक अधिकार बच्चों लोगों को राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। यानी मूल अधिकार यानी आपको दिए गए हैं, तो जो बहुमत में सरकार है इस समय वो निरंकुश न हो, इसके लिए आप मौलिक अधिकारों का पालन अगर नहीं हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन कर रहा है, आपको शिक्षा में, नौकरी में, आपके साथ धार्मिक तरफ से यानी किसी तरह से कोई भी भेदभाव हो रहा है, तो आप न्यायपालिका में जाएंगे तो आपको न्यायपालिका न्याय करेगी। अब कितना न्याय करेगी अब देखने वाली बात होगी। ठीक है, धर्म यानी कि मौलिक अधिकार ही किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के निरंकुश बनने से आप जो है रोकता है, आपके मौलिक अधिकार ही उनको रोक देता है। हाँ, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा ही धर्मनिरपेक्षता कहलाई। ये पश्चिमी देशों की अवधारणा शुरू हुई थी कि धर्म को हमेशा राज्य से अलग रखो। राज्य का मतलब सरकारों का अलग काम है, धर्म का अलग काम है। कभी भी धार्मिक लोग राज्य में नहीं दखल देंगे, न राज्य यानी कि केंद्र और राज्य सरकारें धर्म में हस्तक्षेप रखेगी। अब आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कितने धार्मिक हैं, उनको धर्म में भाग पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए, न धर्म के लोगों को राज्य में किसी बात का दखल देना चाहिए। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। लेकिन आज तो लग रहा है कि जो धार्मिक बाबा हैं वो खुद ही जो है कि सरकार चला रहा है। कमाल की बात हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपना काम करना चाहिए, सरकारों को अपना काम करना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में जाने की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक है, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए राज्य की बागडोर संभालते हैं या ध्यान देते हैं कि राज्य की बागडोर किसी एक धर्म के हाथ में न जाए। ना ही किसी राज्य को एक धर्म का समर्थन देना है, ना ही कोई राज्य या कोई सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा दे, ऐसा नहीं हो सकता। नेहरू जी जितने दिन प्रधानमंत्री रहे बच्चों कभी मंदिर नहीं गए। मुस्लिम होने का आरोप लगाते हैं लोग। उन्होंने पूरी संविधान उन्होंने पढ़ी थी, इसलिए संविधान के अनुसार अपने पद का निर्वहन कर रहे थे। धार्मिक क्रियाकलापों में आप देखोगे तो हस्तक्षेप की नीति अपनाना है राज्य को। धार्मिक क्रियाकलापों में राज्य नहीं जा सकता। राज्य का मतलब सरकारें हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करता है। क्यों? जैसे 3 तलाक वाला मामला था, मुस्लिम धर्म में वो बहुत बुरी चीज़ थी, इसलिए राज्य ने उसमें हस्तक्षेप किया और 3 तलाक को जो है कि सरकार ने हटाया। ये कमाल की बात है। अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देंगे। समझ रहे हो? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्त निबंधन का प्रावधान है, यानी कि जिसके अनुसार राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर मान लो कोई धार्मिक गतिविधि चल रही हो, उसमें क्या है कि बगल में स्कूल है या बगल में ऐसी जनता निवास करती है जो अपना काम कर रही है, अब उस धार्मिक गतिविधि के द्वारा इतना शोर और इतनी नौटंकी और इतना जाम हो रहा है, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि आम लोगों की जो है कि अधिकारों का हनन हो रहा है।
आम आदमी के अधिकारों का हनन करके आप अपनी धार्मिक गतिविधियों का पालन नहीं कर सकते। ये संविधान में दिया हुआ है। भारत संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसे प्रस्तावना में भी जोड़ा गया। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है बच्चों की देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, जिसका प्रयोग करके अपने मनपसंद सरकार लोग चुनते हैं। यानी लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। जनता द्वारा संसद के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह जो है सरकार बनाता है। समझ रहे हो? जनता जो है 543 प्रतिनिधियों को 2024 में चुनी थी, जिसमें से 300 प्रतिनिधि जो है कि बीजेपी के पक्ष में आ गए। बाकी जो है कि 243 प्रतिनिधि कांग्रेस के पक्ष में आ गए और 273 प्रतिनिधि जिनके पक्ष में आ जाएंगे वही आदमी सरकार बनाएगा। तो 273 से ज़्यादा बीजेपी के पास हो गए, तो आज जो है कि नरेंद्र मोदी जो है कि प्रधानमंत्री बन गए। तो जनता जो है ना बच्चों, अपने प्रतिनिधियों, चुने हुए प्रतिनिधियों में से एक समूह ही सरकार बनाता है, तो इनका समूह सरकार बनाया। और एक समूह जो विपक्ष में रहता है, ये सरकार के कामकाजों की जो है कि आलोचना करता है, यानी जो उनमें सच्चा अच्छाई बुराई है उसकी आलोचना करता है। संसद के 3 अंग बच्चों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रखना, संसद जो आपकी बनी है वो 3 अंगों से मिलकर बनी है। भारतीय संसद जो है देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। इसमें 543 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में है। राज्यसभा में बच्चों 233 ही चुने जाते हैं, मतलब जिसका निर्वाचन होता है। बाकी 12 को राष्ट्रपति जो है कि मनोनीत करता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। इसे वेतन जो है सभापति पद का ही मिलता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिनों में लोकसभा अपने अध्यक्ष का ही चुनाव कर लेती है। यानी लोकसभा जब बनी गई, नई गठन हो गया, तो उसमें अध्यक्ष कौन होगा ये वही लोग चुनते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। वहीं उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष अपने नियत तिथि पे करवाता है। राज्यसभा में 245 में से 233 लोग निर्वाचित होते हैं, 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है बच्चों, जिसकी सलाह पे वो जिसको कहेगा उसी को राष्ट्रपति जो है कि मंत्री नियुक्त करेगा। राज्यसभा का मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि करती है। विधि निर्माण संबंधी किसी भी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हैं। कानून बनाना है तो आप पहले लोकसभा में बिल लाइए, या राज्यसभा में कोई मतलब नहीं है। आप लोकसभा में भी पहले कानून बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं, राज्यसभा में रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि लोकसभा में है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी करती है। राज्यसभा के सदस्य चुनाव में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। सबसे ज़्यादा जो है कि राज्यसभा की सीटें जो है 31 वो यूपी की हैं। समझ रहे हो? लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। और राज्यसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, लोकसभा का कार्यकाल यानी उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। एक लोकसभा 5 साल रहती है फिर भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा जो है अस्थायी है, एकदम ये टूटती नहीं है। इसके सदस्यों 6 साल तक कार्यकाल रहता है। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा नहीं भंग होती। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, जबकि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से सांसद से 10 साल हो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। कोई ज़रूरी नहीं कि लोकसभा का चुनाव जीत के ही आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। कानून के शासन का अर्थ है बच्चों कि सभी देश के कानून सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होगा। हाँ, कानून द्वारा अपराध के लिए एक निश्चित सजा और प्रक्रिया का प्रावधान होता है। परिवार का पुरुष सदस्य घर की औरत के साथ मारपीट करता है या चोट पहुँचाता है तो उसे घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत उसको जो है कि सजा दी जाएगी। अच्छा, घरेलू हिंसा के बारे में ये भी कहा है कि घरेलू हिंसा होगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ रहती है या रह चुकी है। अच्छा, भारतीय न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। न्यायिक समीक्षा करना न्यायपालिका का काम है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का काम है। हाँ, न्यायपालिका ये काम और करती है, संविधान के संरक्षक है, संविधान का पिता है, संविधान की रक्षा करती है। और अगर संसद मान लो कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान में लिखे हुए कानूनों से बिल्कुल अलग है, तो न्यायपालिका उसको समाप्त कर सकती है और उसी भाग को समाप्त करेगी जितना वो गलत रहेगा। मान लो कानून 2 लाइन का है और 1 लाइन खराब है, वो संविधान के अनुसार नहीं है,
तो वो उस एक लाइन को समाप्त कर देगी, दूसरे लाइन को नहीं करेगी। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों और सरकार, दो राज्यों की सरकारों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विवादों का निपटारा भी करती है। यानी दो राज्यों के मध्य हो जाए, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कोई विवाद हो जाए तो वो न्यायपालिका इसका निपटारा करती है, सुप्रीम कोर्ट। संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम संविधान के आधारभूत ढांचे का यदि उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति बच्चों न्यायालय में जा सकता है, हाँ, सीधे जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया, इसमें स्वास्थ्य संबंधी और विवाह संबंधी भी अधिकार है, यानी आप विवाह करने के लिए स्वतंत्र है, करिए विवाह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान भवन में आने से पूर्व ये जो संसद भवन के अंदर ही राष्ट्रपति का घर यानी भवन हुआ करता था। 1958 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से हस्तांतरित करके इसमें जो है कि अलग से सर्वोच्च न्यायालय की इमारत में स्थापित किया गया। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया। सरकार पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, यह पूर्णतः स्वतंत्र होती है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भैया उसमें सरकारों का दखल नहीं होता है, और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका, कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देती हैं। शक्तियों का पृथक्करण है, सब अपने अपने काम करेंगे। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग जब कभी कभी करता है कार्यपालिका और विधायिका किसी शक्ति का दुरुपयोग, तो न्यायपालिका उस पर रोक लगाती है। जैसे योगी जी की कार्यपालिका ने बुलडोजर का कार्यक्रम चलाया था, तो न्यायपालिका जो है कि उसको सूचना कल परसों मिली, तो उसने जो है कि इस पर न्याय दिया कि जिन जिन लोगों का घर बुलडोजर से तोड़ा गया है, अब भैया ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए, मान जाओ तुम गलत कर रहे हो, संविधान के विरुद्ध है। भारत में उच्च न्यायालय में की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। क्या है कि देश में कुल 25 ही उच्च न्यायालय हैं, और देश में कुल जो है कि 28 राज्य और 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 25 ही उच्च न्यायालय, हर राज्यों का एक उच्च न्यायालय नहीं है। कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 से ज़्यादा राज्यों को देखते हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल एक ही उच्च न्यायालय इनका गुवाहाटी है। मणिपुर में एक उच्च न्यायालय है। वर्तमान देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। हाँ, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, बस उसका स्तर 3 है, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 3 स्तरों में है लेकिन एकीकृत है। अब जिले न्यायालय में हार गए तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यानी एकीकृत व्यवस्था है, लेकिन उसका स्टेज 3 सीढ़ी में बनाया गया है। ठीक है। बच्चे स्कूलों को बच्चों में दिए जाने वाला मिड डे मील बेटा, ये जनहित याचिका के द्वारा जो है कि भारत में लाया गया। ये अनुच्छेद 21 के तहत भोजन के अधिकार यानी जीवन के अधिकार के तहत शामिल किया गया है। भारत के न्यायपालिका दुनिया का सबसे मजबूत न्यायपालिका है। इसमें अनुच्छेद 21 में भोजन, स्वास्थ्य और आजीविका का अधिकार भी शामिल है। फौजदारी कानून के तहत बच्चों जानते हो, इसमें जिसको कानून को अपराध माना जाता है, जिसमें चोरी, दहेज और प्रताड़ना इत्यादि आता है, ये फौजदारी में आता है। इसमें पुलिस में आप केस दर्ज कराइए, फिर मामला जो है न्यायालय में जाएगा, फिर जुर्माना और जेल दोनों होगा। दीवानी कानून के तहत क्या क्या आता है, तो इसमें ज़मीनी विवाद, किराए से संबंधित विवाद और तलाक संबंधी विवाद आता है। दीवानी कानून जो है कि ये किसी व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन पर होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 तथा अनुच्छेद 32 और 226 में न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है बच्चों कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता की जांच की जाएगी। अगर संसद सही कानून नहीं बनाया है, अगर संविधान के विरुद्ध है, तो उसको हटाया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 13 में, 32 में, 226 में। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार है, यानी मनमानी गिरफ्तारी पर रोक है, ये अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 39 के क के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं, वकील करने में असमर्थ हैं, तो उनको निःशुल्क वकील कानूनी सहायता दी जाएगी। गिरफ्तार अगर कोई व्यक्ति, आप पुलिस इसको कर लेती है, तो उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का हक होगा और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, तथा वो अपने दोस्तों, सगे संबंधियों से अपने गिरफ्तार होने का कारण बता सकता है, बात कर सकता है, अपने मनपसंद वकील भी कर सकता है। पुलिस हिरासत में दिया गया, अगर पुलिस हिरासत में आपको बंद किया गया है और आपसे पुलिस ने कहलवा लिया, ज़बरदस्ती मार के कि आप चोर हैं, तो आप स्वीकार कर लो, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने आप कह देना कि हम चोर नहीं हैं, तो मजिस्ट्रेट आपकी बात मानेगी। पुलिस कहेगी कि नहीं, ये हमारे सामने बोला है, तो पुलिस के सामने बोले गया बयान जो है न्यायपालिका में जो है कि मान्य नहीं होता है। आप जॉली LLB 2 देख सकते हो। ठीक है।
अच्छा, महिला और कम उम्र के बच्चों को थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता, गलत होता है, ये लोग बुलाते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति अपने दोस्त सगे संबंधियों को गिरफ्तारी की सूचना दी बता चुके हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है। आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य दाखिल किया जाता है और शिकायतकर्ता एफआईआर की एक नकल प्राप्त करने का भी अधिकार है। अगर मान लो आप किसी का जो है कि हाथ पांव तोड़ देते हो तो ये बहुत गलत है, समाज में संदेश जाएगा। यदि आपको सज़ा नहीं मिलेगी तो ये समाज पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए सज़ा देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। और जो आप जिसको आप तोड़े हैं, मारे हैं, मार के तोड़ दिए हैं जिसको, उसकी तरफ से जो है कि सरकार खड़ी रहेगी और आप अपने अकेले जो है कि केस लड़ेंगे। और जब एफआईआर आपके पास होगा तो आप एफआईआर की नकल कापी प्राप्त कर सकते हैं। कानून के समक्ष बच्चों प्रत्येक व्यक्ति समान होता है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। किसी भी अपराध का अंतिम निर्णय न्यायालय करता है। संज्ञेय अपराध होने पर पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तारी का अधिकार है। संज्ञेय का मतलब आप जैसे देशद्रोह वाला काम करते हो, बम फेंकने वाला, हत्या करने वाला, कहीं पे बम से उड़ाने वाला, हाँ, किसी को जो है कि साजिश रचने वाला, ये सब संज्ञेय अपराध है। इसमें जो है पुलिस को जो है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती, आपको ऐसे ही उठा के पटक सकती है। जिस पर अदालत से किसी, अच्छा, इसका दुरुपयोग भी होता है। अगर कभी कभी पुलिस कह देती है कि ये संज्ञेय अपराध करने वाला है, लेकिन वह व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला होता नहीं है, और उसको ज़बरदस्ती 6 महीना साल भर, अब क्या बताएं, हजारों दिन तक जेल में रखे गए हैं लोग। इस देश में आज भी ये परंपरा चली रही है। जिस अदालत में किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अदालत में किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो, उसे आरोपी कहते हैं। और संदर्भित मामले में किसी व्यक्ति ने क्या देखा सुना, उसे गवाह कहा जाता है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। लेकिन अब क्या बताएं, हमारा संविधान भारत के सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा न्याय की स्थापना करता है। बच्चों, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने के लिए न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान द्वारा मिले अधिकारों तथा इनको साकार करने वाले कानून की रक्षा का दायित्व सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि नागरिकों का भी है। ठीक है। हमारे संविधान द्वारा जो अधिकार आपको मिले हैं उसको साकार करने का जो है कि दायित्व दोनों लोगों पे है। सरकार भी आपके जो है, हास्यकरण का संबंध है अभावपूर्ण और शक्तिहीनता का एहसास होता है। यानी कि हास्यकरण का मतलब ये है कि आप जैसे दलित हैं, दलित एक हाशिए का मतलब समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। उसको किसी भी प्रकार की सुविधाओं से वो वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, धन दौलत, घर गाड़ी, मोटर कार, फार्चूनर, थार, सबसे जो है वो दूर है। समझ रहे हैं। तो उसको हास्यकरण माना जाता है। हास्यकरण का संबंध होता है कि अभाव में हैं आप, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता में। मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। वो अपने धर्म के और संस्कृति की सुरक्षा कर सकता है। आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरी व दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्राप्त होता है। ये हमने आपको बताई दी। केंद्र और राज्य स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियाँ। यदि आप निम्नलिखित गतिविधि करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लागू होगा। जैसे क्या करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लागू हो जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति किसी व्यक्ति को खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खिलाने हेतु आप विवश करते हैं, या किसी SC/ST को आप उसकी जाति पर चिढ़ाते हैं, गाली देते हैं, मारते पीटते हैं, विपरीत व्यवहार करते हैं, या उनकी ज़मीन को जो है कि ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करते हैं, या किसी महिला को अपमानित करते हैं, तो आप पर SC/ST एक्ट लग जाएगा। 1993 में सरकार ने अपॉइंटमेंट फॉर मैनुअल एवेंजर एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राई लैट्रिन्स 1993 में ये कानून पारित किया कि सर पर जो मैला ढोने वाली लोग हैं वो इस पर पाबंदी उन्होंने लगाया था कि अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन आज भी चलता है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी मिलती है। ठीक है। दिसंबर 1984 में बच्चों भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। ये अमेरिका की कंपनी थी, जो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी, अमेरिका की थी। इसमें से एक गैस स्रावित हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही गैस जो हजारों लोगों की जान ले ली थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार भी है।
शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता तथा 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाना या खदान खतरनाक जगह पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। एक लास्ट बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, सभी लोग मूल अधिकार यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक पूरे अच्छे से पढ़ लेना, पहली बात। और दूसरी बात कि जितने लोगों ने हमारी वीडियो देखी है, सुनी है, समझी है बच्चों, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस चैनल को बढ़ाइए। सीटेट से संबंधित आपको कंप्लीट जो है कि वीडियो आपको मिल चुकी है, तीनों सेगमेंट हमने क्लियर किया। आप सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की प्रश्नावली आएगी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि यानी कोई भी वीडियो आपको मिलती है तो आपको तुरंत जो है कि वो आपके जो है कि आपको मैसेज की तरह टन टनाटन पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए, आनंद लीजिए, घबराइए नहीं। थैंक यू सो मच।